मेरी डेट ऑफ बर्थ 79 है और भाजपा की डेट ऑफ बर्थ 80 है। तो इस तरीके से मैं अपने आप भाजपा से 1 साल बड़े हैं जन्म कितने अनगिनत अत्याचार इस देश में हमारे महापुरुषों के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ हुए, उसकी अनगिनत कहानियां हैं जिनको कांग्रेस कहती है कि गांधी जी के साथ भी अन्याय हुआ, लेकिन बीजेपी वाले बोलते नहीं है, गोडसे को ही मानते हैं। देखो, अब अगर कांग्रेस की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो हम इतना करेंगे, अन्याय अगर किसी के साथ में हुआ तो गांधी जी ने किया या कांग्रेस ने किया है, जिसने भी किया कि अन्याय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में हुआ। आजादी दिलाने वालों में किनका किनका योगदान है और आजादी दिलाने के लिए कितने बड़े बलिदान हैं, सब शिवाजी को हमने वहाँ प्रेरक प्रसंगों में सुना, महाराणा प्रताप को हमने सुना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सुना हमने। ये जो संभल में बना हुआ जामा मस्जिद है, यहाँ पर भगवान कल्की का मंदिर था, तो क्या इतना भी नहीं मानोगे? और उसके बाद में 3 बाकी हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद वो एक मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं। क्या करना चाहिए? नहीं करना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अब अगर ठीक है, अब अगर लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र में बात तो निश्चित रूप से सरकार आती है, और जब सरकार आती है तो बहुत चीजें अपने हिसाब से होती हैं। अगर आज बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो क्या राम मंदिर बन पाता? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, उत्तर प्रदेश में हम कह रहे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, भले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो भी क्या मंदिर बन पाता? मतलब भारतीय जनता पार्टी का खौफ है। अब जो मुलायम सिंह जिस प्रकार से वहां के ऊपर गोली चलवा दिए थे राम मंदिर के लिए, उनके पार्टी की सरकार होती है, उनके बेटे के मुख्यमंत्री होता, क्या बताओ मंदिर बनने देता? वो भी चाह लेते तो उनके समर्थक नहीं बनने देते। तो ये इस प्रकार के हालात होते। हुआ है ना उत्तर प्रदेश, देखो किनके हाथ में था, एक अराजकता का वातावरण था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश आतंकवाद, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों के हाथ में, आतंकवादी दंगाई यहाँ पर महिमा मंडित होते थे, सरकार को संचालित कर। आप कह रहे हैं कि मुसलमान को अपने गले लगाया, मुसलमान कह रहे हैं कि भैया हमें मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है। देखो, आप कह रहे हैं मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, और कह रहे हैं कि मुसलमानों ने घेर के हिंदुओं को मार दिया। नहीं मारा गया डॉक्टर, नहीं मारा गया अंकित शर्मा अधिकारी, कितनी बच्चियों को निर्ममता के साथ में बताओ निकटा नहीं मार दी गई? कोई सूटकेस में मिलता है, ये लिंचिंग होती है। कटी हुई बच्ची हमारी, उसको पहले बहला फुसला कर ले गए, काट के उसको सूटकेस में भर दिया, ये लिंचिंग होती है। कहाँ लिंचिंग हो रही, किसके साथ हो रही लिंचिंग? विक्टिम कार्ड जो देश में खेला जाता है ना, ये वामपंथियों के द्वारा, इस देश में खासकर हमारी जो एक नई पीढ़ी है उसका केवल उसका मन परिवर्तित करने के लिए। तो इसने लिंचिंग देखी कहाँ है? जिसको देखनी है लिंचिंग देखे इस्लामिक कंट्रीज, देखे सीरिया, देखे इराक, लिंचिंग समझ में आएगी लिंचिंग के। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत खास हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सपा का किला ढा दिया था, डिंपल यादव को धूल चटाई थी। जी हां, आप सही समझे, हमारे साथ हैं सुब्रत पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट पे हिंदी पर। धन्यवाद, नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले तो अपने बारे में बताएं। नहीं, हमारे बारे में, हम लोग एक कन्नौज में एक व्यवसायिक परिवार से आते हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है, और हम लोगों ने पहले अपना कन्नौज से शिक्षा ग्रहण किया और अपना प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक कन्नौज में ही हमारी पूरी शिक्षा हुई है। उसके बाद फिर अपना जो पैतृक व्यवसाय उसमें लगे रहे। उसके बाद फिर परिस्थितियाँ राजनीति की ओर लेकर आई और फिर कन्नौज से सांसद रहने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है सर? कैसे राजनीति में आए, कैसे आ गए? क्योंकि आपका तो परिवार बिजनेस में था, कहाँ से ये कीड़ा काटा राजनीति का और यहाँ पर आ गए? नहीं, देखो, मेरा परिवार व्यावसायिक जरूर था, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ सोशल फैमिली थी। मेरा सामाजिक लोग थे। मेरे परबाबा, जिनसे हम लोगों का काम शुरू हुआ सन 1911, स्वर्गीय पंडित काशी प्रसाद पाठक जी। तो काशी प्रसाद पाठक जी, उनका नाम, घरेलू नाम उनका मुन्ना था, मुन्ना लाल। तो उसको उन्होंने सन 1911 में अपना काम जब शुरू किया तो उसलिए उस हमारी कंपनी का नाम पड़ा मुन्ना लाल सन्स एंड कंपनी। तो वो जब 1911 में हमारे फर्म स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ वो अपने व्यापार भी करते थे और सोशल भी थे। उस समय पर आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे और उस समय पर गांधी जी के अनुयायी थे
उन्होंने जैसा हम लोगों को परिवार में लोग बताते थे, हमने तो उनको देखा नहीं, हमसे तो काफ़ी पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, कि उस समय पर उन लोगों ने अपनी टीम के साथ में गांधी जी को कन्नौज में बुलाया था। गांधी जी का उन्होंने अपना वहाँ पर स्वागत भी किया था। तो इस प्रकार से वहाँ से चलते हुए फिर उनके ही एक मित्र थे पारिवारिक, पंडित चंद्रवली, तो इन दोनों का ही एक साथ में काम था। तो पंडित मुन्नालाल चंद्रवली करके परम इस तरीके से चल के 1958 में हम लोगों का बंटवारा हुआ था। तो 1911 से 1958 तक, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी साझेदारी। आज के दौर में लोग इतनी साझेदारियां चलती नहीं है, परिवारों में भी नहीं चलती हैं। तो उनका चला था, ये उनका एक स्वभाव था, उनका नेचर था। तो जब आदमी सामाजिक होता है तो ही उसके अंदर एक जुड़ाव होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप देखो, हमारी सन 58 में बंटवारा के बाद में हमारे बाबा जी 3 भाई थे, और 3 भाइयों के हमारे पिताजी लोग 7 भाई, 7 के हम लोग 9 भाई। तो इस तरीके से हमारी जॉइंट फैमिली है, और अभी तक हमारी 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई है। अभी तक हम लोगों में भी बंटवारा नहीं हुआ है आज तक। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार का तो परिवार के नाते तो हम सामाजिक जुड़ाव भी था। मेरे बाबा उस समय पर नगर पालिका का अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे। अच्छा। उस समय सभासदों के साथ में चुनाव होता था, सफलता नहीं मिली। फिर एक समय आया, मेरे चाचा जी भी चुनाव लड़े। उस समय पर बाबा जी ने लड़वाया था नगर पालिका का चुनाव, तो वो सफलता नहीं मिली। तो इस तरीके से छोटे-मोटे मतलब एक सामाजिकता के साथ में छोटी-मोटी राजनीति में थे। हाँ, सन 75 में जब इमरजेंसी लागू हुई है, तो उसके बाद में सन 77 में मेरे बाबा जी ने इससे व्यथित होकर कांग्रेस से, उस समय जो इन्होंने अत्याचार जो किए कांग्रेस ने, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में चूँकि संघ के साथ में रिलेशन थे, और फिर उसके बाद में जाके 77 में जब जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी में चले गए। फिर जनता पार्टी के साथ जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो संघ के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी में, संघ के कारण से फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे। और भारतीय जनता पार्टी में जब से आए तब से आज तक, कि उसमें फिर कभी बदले कोई, नहीं। हाँ, तो हमने कभी-कभी जब बात आती है, तो मैं मज़ाक-मज़ाक में बोल देता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी, हम तो जन्म से भाजपा ही है। भई जब मेरा जन्म हुआ बिल्कुल। तभी भाजपा का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मेरी डेट ऑफ बर्थ 79 है, और भाजपा की डेट ऑफ बर्थ 80 है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को भाजपा से खुद 1 साल बड़े हैं आप। जन्म तो कुल मिलाकर देखो, विषय कोई कोई दल का नहीं होता है। विषय होता है विचार का। आपकी राजनीति क्यों है? राजनीति आप आखिर आपकी किसके लिए है? भाई राजनीति में आप, बहुत लोगों की सोच होती है कि राजनीति सिर्फ हमारे लिए है, हमें अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए घर करना है। वहाँ तक उसकी सोच सीमित हो जाती है। फिर आदमी देखो, फिर परिवार के बाद भी फिर केंद्रित, तमाम सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस है, समाजवादी सही बात पार्टी है। उत्तर प्रदेश में, सही बात कि है। परिवार में भी फिर जब गिरेगा तो फिर अपने ही ऊपर आएगा। माने फिर बिल्कुल। चाचा भी नहीं, फिर तो माने बाप के बाद में केवल बेटा। तो वो राजनीति केवल स्वार्थ तक सिद्ध होती है। लेकिन हमारी राजनीति का उद्देश्य क्या है? अब राजनीति आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज राजनीति से हमारे देश की सरकार बनती है, और जो सरकार हमारे देश की बनती है या प्रदेश की बनती है, वही सरकार देश और प्रदेश को चलाती है। तो उसको चलाने का उसकी कैसी मंशा है, उसकी क्या नीतियां हैं, वो देश के भविष्य को बहुत कुछ प्रभावित करती है। ठीक है, आज सरकार हमारी चल रही है, उसका रिजल्ट आज भले ही हमें ना दिखता हो, लेकिन 10 साल बाद उसका रिजल्ट दिखना शुरू बिल्कुल। होगा। क्योंकि जो नीतियां आज बन रही हैं, जिस सिस्टम पर हम आज चल रहे हैं, उसका रिजल्ट 5 साल बाद, 10 साल बाद दिखता है। जैसे आज देश में चारों तरफ अगर आप देखो, ये जो रोडें हैं, ये शुरुआत किसकी थी? स्वर्गीय अटल बिहारी अटल जी वाजपेयी जी की। की। तो माने जो काम उन्होंने तब शुरू किया, वो आज आज दिख दिखा रहा जाके। है। तो ये आपको क्या प्रेरित कर गया कि आप राजनीति में आ गए? देखो, ऐसा क्या चीज़ प्रभावित किया कि नहीं भैया अब राजनीति में चलना है, मुझे बिज़नेस-विज़नेस नहीं करना है, नहीं, अब सीधे हमको देश की अब राजनीति में लगना है और देश का हमें यहाँ मसीहा बनना है और साथ में कन्नौज की पृष्ठभूमि को बदलना है। देखो, जिस प्रकार से हमने कहा कि चूँकि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मेरी सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। आरएसएस। वो आरएसएस के विद्यालय है, और फिर उसके बाद में सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है। हुँ। तो आरएसएस के विद्यालय हैं, तो उसके मतलब ये नहीं है कि वहाँ के ऊपर केवल जो है आपको संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी या केवल हिंदी ही पढ़ाई, नहीं, वहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर इतिहास, विज्ञान
और उसके बाद में सारे सब सब्जेक्ट, हाँ। सारे सब्जेक्ट वहाँ के ऊपर थे, कोई स्कूल जैसे सारे स्कूल होते हैं। हाँ, इतना जरूर था कि वहाँ स्कूल जाते थे तो माता सरस्वती की वंदना होती थी कि माने एजुकेशन की देवी कौन, शिक्षा की देवी माता सरस्वती है। वहां पर कम से कम कोई एक हमें प्रेरक प्रसंग बताया जाता था कि माने अगर हमको आजादी मिली तो उस समय पर आजादी, जब हम लोग छोटे थे तो आजादी के बहुत साल तो हुए नहीं थे, मैंने 35-40 साल उस समय पर, 37 साल के जो भी था, 40 के आसपास थे। तो कुल मिलाकर उस समय के ऊपर तो देश को आजादी मिली तो आजादी किन परिस्थितियों में मिली, आजादी दिलाने वालों में किनका किनका योगदान है और आजादी दिलाने के लिए कितने बड़े बलिदान हैं, सब शिवाजी को हमने वहाँ प्रेरक प्रसंगों में सुना, महाराणा प्रताप को हमने सुना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सुना, हमने चंद्रशेखर आजाद को सुना, हमने भगत सिंह को सुना। तो मैंने देश के लिए बलिदान होने वाले कितने ही अनेकों लोगों की रोज किसी न किसी एक का प्रेरक प्रसंग, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जी, मैंने एक अनगिनत एक श्रृंखला है कि इस देश को अगर आजादी मिली तो यूं ही नहीं मिली और इस देश को हम किस ओर लेकर जाएंगे। तो ये स्वाभाविक है। तो ये बहुत कुछ हमारी शिक्षा के साथ साथ इन चीजों को भी आया। फिर वहाँ हमारे पास था कि नहीं, अच्छा ये अपने बताइए, से बड़ों का सम्मान करना। आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, शिवाजी का नाम लिया, गांधी जी को भूल गए आप? नहीं, गांधी जी ने बलिदान कहाँ किया? गांधी जी ने तो देश की आजादी में बलिदान नहीं किया। गांधी जी की तो मृत्यु देश को आजादी मिलने के बाद हुई, बलिदान तो उनको हुआ। क्या गांधी जी ने आजादी के संघर्ष में नहीं लड़ाई नहीं लड़ी? हमने कहा ना, मेरे बाबा गांधी जी के अनुयायी थे। मेरे पर हमने गांधी जी के खिलाफ तो हमने कुछ नहीं बोला। मेरे बाबा, लेकिन जहां यहाँ पर बात हो रही है बलिदानों की, बात हो रही है संघर्षों की। आप सोचो बलिदान क्या होता है? बलिदान वो होता है, जब छावा मूवी आई, देखो शिवाजी के बेटे को किस तरीके से निर्मम हत्या उसकी की गई थी। हम लोगों ने तो, ये तो मूवी तो आज आई, लेकिन हम लोगों ने तो इसको इतिहास में पढ़ा है। बिल्कुल। कितना निर्मम रहा होगा जब एक 18-21 साल का जब भगत सिंह जब फांसी के ऊपर लटक रहा होगा, कितना निर्मम रहा होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी गई होगी, वो जब उसने खुद ही गोली किन परिस्थितियों के कारण से मारी होगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो संघर्ष और जो बलिदान, अब बलिदान की जब बात आती है तो कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, 4 साहिबजादे। तो ये देखो, जब ये इन बलिदानों के बाद बंदा बैरागी के बलिदान को कोई भूल सकता है? वो सिखों के तमाम गुरु, किसी को गरम कढ़ाई में डाल दिया गया, किसी के साथ में कितने अनगिनत अत्याचार इस देश में हमारे महापुरुषों के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ हुए, उसकी अनगिनत कहानियां हैं जिनको कांग्रेस कहती है कि गांधी जी के साथ भी अन्याय हुआ, लेकिन बीजेपी वाले बोलते नहीं है, गोडसे को ही मानते हैं। देखो, अब अगर कांग्रेस की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो हम इतना करेंगे, अन्याय अगर किसी के साथ में हुआ तो गांधी जी ने किया या कांग्रेस ने किया, या जिसने भी किया, कि अन्याय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में हुआ। जब कांग्रेस के जब मैक्सिमम लोग चाहते थे कि वो देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उनको क्यों हटाया गया? गांधी जी ने आखिर केवल अपनी जिद के ऊपर कि सिर्फ अपने जवाहरलाल नेहरू को ही देश की गद्दी क्यों सौंप दी? तो देखो, बहुत से विषय आते हैं। तो हमने कहा ना कि कैसा नेता मानते हैं गांधी जी को आप? देखो, हमने अगर गांधी जी को जितना पढ़ा है तो उन परिस्थितियों में मैं गांधी जी को नेता नहीं मानता हूँ। मैं नेता सुभाष चंद्र बोस को ही मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप, स्पष्ट बात। मोदी जी जाकर के पूरे विदेश में घूम घूम के गांधी जी का प्रचार कर रहे हैं और आप उनको नेता नहीं मान रहे हैं। हमने कहा ना, हम नेता की अगर बात कर रहे हैं तो हम नेता सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। क्या मानते हैं गांधी जी को? गांधी जी का संघर्ष रहा। गांधी जी आंदोलनकारी मानते हैं आप? उनको नहीं मान रहे हैं। गांधी जी ने इस देश में देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। हिंसा अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी मिले। देखो, गांधी जी की भी बात अपनी जगह। क्या आपको लगता है कि अहिंसा से आजादी मिलती है या मिल सकती थी? गांधी जी की बात भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही थी। जिस प्रकार से इस देश में, इस देश के खासकर लोग, खासकर इस देश की नौजवान पीढ़ी, तो आज तक चीज आई है क्या है कि देखो, हम मरना तो जानते हैं, हम लड़ना नहीं जानते। 10,000 लोगों ने जौहर कर दिया, 20,000 लोग काट डाले गए, फिर अगले में 20,000 लोग काट डाले गए, फिर अगले में भी राज्य में 20,000 लोग काट डाले गए। ये 20-20 हजार वाले अगर छोटे छोटे 10-5 राज्य अगर पहले ही मिल गए होते तो किसी को काटा गया होता? तो कहा ना, इस देश में, इस देश के लोग मरना तो जानते थे मगर लड़ना नहीं जानते थे। इसलिए शायद गांधी जी ने सोचा हो तो सब मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए अहिंसा के रास्ते पे आओ। कुल मिलाकर जो भी परिस्थितियां थी, हमने कहा ना कि देखो, आज भी जब आज इतने आधुनिक युग में
जब देश को विभाजन के कितने सारे कुत्सित प्रयास होते हैं, कोई भाषा के नाम पर देश को बांटना चाहता है, कोई जाति के नाम पर देश को बांटना चाहता है, तो उस समय तो क्या परिस्थितियां नहीं होंगी, ना हमारा शासन था, ना सत्ता थी, अंग्रेजों की सत्ता थी, उससे पहले मुगलों की सत्ता थी, तो सब विदेशी आक्रांता हमारे देश में शासन कर रहे थे। क्या हमारे लिए सोचते वो? हमारे भविष्य के लिए सोचते कि हमारे देश के लिए सोचते? तो अपने लिए आए थे इस लूटने, खसोटने, हमको मारने और काटने। सुब्रत पाठक की नजर में कौन बड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? देखो, महात्मा गांधी जी का अलग कैडर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अलग कैडर है। और अगर हम देश के आजादी के बाद के योगदान की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के पहले के योगदान की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। एकदम नपा तुला आपने जवाब दिया है। नहीं, जो सत्य है हमने वो बोला है। भाई, अगर आज हम इस देश को आज एक देख रहे हैं, आजादी के बाद अंग्रेजों के षड्यंत्र के बाद कि इस देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, देश टूट जाए, पाकिस्तान को काट ही गए, पहले ही से काट गए थे, अफगानिस्तान वगैरह सब पहले ही अलग हो गया था मुगलों के समय पर ही। तो ये सब कुल मिलाकर ये हम आज देश को एक देख रहे हैं, चाहे आंध्रा हमारा है, आज हैदराबाद हमारा है, आज भोपाल हमारा है, आज ये तमाम क्या नाम हमारे अहमदाबाद है, राजस्थान है, जोधपुर, ये सब आज अगर हमारा हिस्सा है, पंजाब आज बचा खुचा हमारे पास में है, तो उसमें बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। क्या आपको लगता है कि गांधी जी ने जो पाकिस्तान दे दिया, बंटवारा मतलब स्वीकृत कर दिया, क्या वो उनका निर्णय गलत था? देखो, आरएसएस ने उस समय पर विरोध किया था। संघ चाहता था कि हम लोग आजादी की लड़ाई के जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो अगर हम लोग अगर आज झुक जाएंगे तो हमारा देश बट जाएगा, तो अभी हमें नहीं झुकना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर हो सकता है 2-4-5 साल बाद आजादी मिली होती, आजादी तो मिलती लेकिन देश न बटा होता, तो ये डिसीजन गलत था। देखो, डिसीजन अगर देश बट भी गया था तो देश बटने के बाद में देश आपने संप्रदाय के आधार पर तो बांट दिया, धर्म के आधार पर देश बटा था कि मुसलमानों को अलग राज्य चाहिए, इस्लामिक लोग हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, यही करके देश को बांटने की बात हुई। अब फिर जब देश को बांट दिया तो फिर सारे मुसलमान उधर चले जाना चाहिए। अगर मुसलमानों के लिए देश अगर दिया गया तो इस देश की जो सबसे प्राचीन जो यहाँ के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो सबसे प्राचीन यहाँ के ऊपर जो संस्कृतियां हैं, तो वो धर्म उसके लोगों को फिर उनका भी तो एक अलग देश होना चाहिए। तो हिंदुओं का अलग देश क्यों नहीं हुआ? हिंदुओं को ये, अगर हिंदुओं के लिए ही ये देश बचा था तो फिर सारे मुसलमान इसमें क्यों नहीं गए? तो ये सारा विषय है, तो अब जाना चाहिए। देखो, जब अगर पाकिस्तान अगर बना है मुसलमानों के लिए, तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। हम कभी नहीं कह रहे किसी को जाना चाहिए, ना ही कोई जा सकता है, ना कोई भेज सकते हैं। जो मुसलमान यहाँ रह भी गए तो वो हमारे कारण से रह गए। ना तो आप बताओ, अच्छा, पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए वो उनको आज नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया वहां पर? और यहाँ जो हिंदू रह गए, बताओ, वहां पर हमारी बहन को, बेटी को किस प्रकार से वहां उठा लेगा? 14-14-15 साल की लड़कियों के साथ में जबरन निकाह करा के उनके साथ बलात्कार हुए, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और हमारे यहाँ क्या हुआ? हमने यहाँ के ऊपर रह गए मुसलमान को अपना भाई माना, उसकी बेटी को अपना बेटी, उसकी बहू को अपने घर के जैसी बहू माना, उसको गले लगाया हमने। उसके गांव में अगर उसकी मस्जिद बनी, उस मस्जिद में चंदा हमने दिया, हमने उसकी मस्जिद बनवाने का काम किया। हम उसको इधर गले लगाकर, आज मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बढ़ गई और वहां पाकिस्तान से उन्होंने हमारे साथ में क्या किया? तो ये एक बड़ा विषय है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से मुसलमानों को हम भेज देना चाहिए या हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए। काट, ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई भगा सकता है, ना हटा सकता है। लेकिन जो हमारी, जिसके कारण से हमने सदियों तक संघर्ष किया, जिसके कारण से हमारे अनेकों लोगों कुर्बान हो गए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, इस देश में हजारों ऐसे मंदिर जिनको नष्ट किया गया, और नष्ट ही नहीं किया गया, उनके पीछे हमारे कितने पूर्वजों को निर्ममता के साथ में उनको मारा गया, काटा गया। इतिहास बताता है कि इस देश में 8 से 10 करोड़ लोगों को मार काट दिया गया। ये केवल ये मुगल मुस्लिम आक्रांताओं ने इस आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में इतने लोग मारे काटे गए। तो किसके पीछे काटे गए? अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने इन्हीं मंदिरों के पीछे, अपने इन्हीं प्रतिष्ठानों के पीछे। तो जब हमारे पूर्वजों ने अगर बलिदान दिया, तो आज केवल यह कि ये जो संभल में बना हुआ जामा मस्जिद है, यहाँ पर भगवान कल्कि का मंदिर था, तो क्या इतना भी नहीं मानोगे? वहां विश्वनाथ का मंदिर, भाई क्या 3 ही बातें तो कही थी, अयोध्या, मथुरा, काशी हमको दे दो। 3 ही तो मांगे थी। संघ ने क्या कहा था? बाकी हम लोग बाकी सब अपना छोड़ देंगे, जबकि 20,000 से भी अधिक मंदिर ध्वस्त करके वहां के ऊपर मस्जिदें बनाई गई। लेकिन हमारा 3 था, चलो हमारे 3, हमारे महादेव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हम 3 ही लोगों को मांगते हैं, और उसके बाद में 3 बाकी हम छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद वो एक मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं। क्या करना चाहिए? नहीं, करना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ,
अब अगर ठीक है, अब अगर लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र में बात तो निश्चित रूप से सरकार आती है, और जब सरकार आती है तो बहुत चीजें अपने हिसाब से होती हैं। अगर आज आपके बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो क्या राम मंदिर बन पाता? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, उत्तर प्रदेश में हम कह रहे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, भले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो भी क्या मंदिर बन पाता? मतलब भारतीय जनता पार्टी का खौफ है सुप्रीम कोर्ट देखो में? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई खौफ नहीं है। हम्म, भारतीय जनता आप पार्टी तो बोल यही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला कि इतने अगर साल भारतीय अच्छा, जनता पार्टी तो का सरकार ना होता तो मंदिर नहीं बन पाता। तो मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या आप सरकार का खौफ था? आपको लग रहा है कि सरकार के खौफ में है सुप्रीम कोर्ट? मिश्रा जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार का खौफ था? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं फिर कि अगर अरे, भाजपा जनता पार्टी तो की वही तो सरकार। कहा ना। अब उन्होंने कहा कि भाई जो तमाम चीजें कोर्ट चलती है, कोर्ट तमाम चीजें मांगती है सरकार से, सरकार उसको लटकाती है। धीरे 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 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो कोई उनको जवाब भेजना है सरकार को, उसको लटका रहे हैं अगली तारीख, अगली तारीख, अगली तारीख के ऊपर तारीख। इतने साल क्यों लटक गया मुद्दा? और हमारी सरकार आई तो हमने क्या काम किया? जो तारीख लगी उस तारीख में जवाब सरकार ने दाखिल किया, और देखिए मुद्दा अपने अंत तक पहुंच गया, हल हो गया। तो क्या सरकारों का ये रोल होता है? तो इसलिए हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, दिल्ली में भी होती और उत्तर प्रदेश में ना होती, तो बताओ आप ये जिहादी बनने देते? ये वो जो मुलायम आप सिंह, जिहादी बोल रहे हैं? अब जो मुलायम सिंह जिस प्रकार से वहां के ऊपर गोली चलवा दिए थे राम मंदिर के लिए, उनके पार्टी की सरकार होती है, उनके बेटे के मुख्यमंत्री होता, क्या बताओ मंदिर बनने देता? वो भी चाह लेते तो उनके समर्थक नहीं बनने देते। तो ये इस प्रकार के हालात होते। हुआ है ना उत्तर प्रदेश, देखो किनके हाथ में था, एक अराजकता का वातावरण था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश आतंकवाद, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों के हाथ में, आतंकवादी दंगाई यहाँ पर महिमा मंडित होते थे, सरकार को संचालित करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ हुआ है उसे हमें महसूस करने की आवश्यकता है। इसको शायद शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि मुसलमान को आपने गले लगाया, मुसलमान कह रहे हैं कि भैया हमें मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है। देखो, आप कह रहे हैं मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद छीन ली गई। लिंचिंग तो बांग्लादेश में हुई है, लिंचिंग तो पाकिस्तान में हुई है, जहाँ के बस्तियां जहाँ के ऊपर किस प्रकार से कन्वर्टेड कर दी गई। क्या हो रहा बांग्लादेश में? तो विजुअल आया है, टीवी पे आया है, मोबाइल पे आया है, देखा है। सोच सकता है कोई कि हमारी कोई बहन बेटी को उठा लाए, किस प्रकार से निर्ममता के साथ में बलात्कार करके किस प्रकार से उसका हस्र किया जाए? कोई सोच सकता है किसी को मारकर कोई टांग दे पुल के ऊपर, कोई टांग दे पेड़ के ऊपर? कोई सोच सकता है किसी को जला के जिंदा कूड़े की गाड़ी में डालकर पूरे गांव में केवल इसलिए घुमाया जाए कि पूरा बस्ती की बस्ती दहशत में आ जाए? ये लिंचिंग होती है। अभी लिंचिंग देखी कहाँ है? लिंचिंग कहाँ देखी? लिंचिंग है तो जाओ देखो, जाके पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश, वहां लिंचिंग है। यहाँ तो लिंचिंग तो हाथ से होते हैं। क्या यहाँ कितने ही आप दिल्ली में देखे, मुसलमानों ने घेर के हिंदुओं को मार दिया? नहीं मारा गया डॉक्टर, नहीं मारा गया अंकित शर्मा अधिकारी? कितनी बच्चियों को निर्ममता के साथ में बताओ निकटा नहीं मार दी गई? कोई सूटकेस में मिलता है। ये लिंचिंग होती है। कटी हुई बच्ची हमारी, उसको पहले बहला फुसला कर ले गए, काट के उसको सूटकेस में भर दिया। ये लिंचिंग होती है। कहाँ लिंचिंग हो रही? किसके साथ हो रही लिंचिंग? ये विक्टिम कार्ड जो देश में खेला जाता है ना, ये वामपंथियों के द्वारा इस देश में, खासकर हमारी जो एक नई पीढ़ी है उसका केवल उसका मन परिवर्तित करने के लिए। उसने लिंचिंग देखी कहाँ है? जिसको देखनी है लिंचिंग देखे इस्लामिक कंट्रीज, देखे सीरिया, देखे इराक, लिंचिंग समझ में आएगी लिंचिंग क्या होती है। ठीक। आप बहुत युवा थे जब आप राजनीति में आए। मुझे जहां तक याद है साल 2006 में आप कन्नौज से जिला अध्यक्ष बन चुके थे। लोकसभा 2009 2014 का भी चुनाव लड़े कन्नौज से ही। 2019 में आपने मतलब डिम्पल यादव को हरा दिया और सपा का किला ढा दिया। नहीं, देखो, जब ये कहा जाता है कि हमने डिम्पल यादव को हरा दिया, मेरी क्या हैसियत? डिम्पल यादव को हम हरा सकते, मेरी कोई हैसियत? तो ये तो सब कन्नौज की जनता की कृपा थी। कन्नौज की जनता ने हमको नेता बनाया। मैं एक बात को हमेशा बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि डिम्पल यादव कन्नौज की सांसद थी अपने पति के कारण से, और अखिलेश यादव जो कुछ भी मुख्यमंत्री रहे, कन्नौज के सांसद हैं, जो कुछ भी है आज केवल और केवल अपने पिता के कारण से। तो अब बताओ, अगर डिम्पल अखिलेश जी की पत्नी ना होती, क्या सांसद होती?
अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बेटे होते तो क्या मुख्यमंत्री, अरे जिला पंचायत सदस्य बनना कठिन हो जाता। ये सवाल तो आपके ऊपर ही उठते हैं। तो हम तो बोलते हैं ना, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज सिंह राजनाथ अरे जी के बेटे। मेरी पूरी बात तो सुनो। तो हमने क्या कहा, हम्म। हमने डिम्पल जो कुछ भी है अपने पति की वजह से, अखिलेश जो कुछ है अपने बाप की वजह से, लेकिन हम तो जो कुछ है अपने आप की वजह से, मैंने कन्नौज की जनता के ठीक कारण है। से। तो ये देखो, अब आप अनुराग ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए क्या? अनुराग ठाकुर क्या प्रधानमंत्री कैबिनेट हो गए मंत्री क्या? थे, अरे तो मंत्री थे, हमीरपुर से सांसद मंत्री थे। अपनी योग्यता से थे। हम्म। अनुराग ठाकुर मंत्री अगर थे तो अपनी योग्यता से थे, अपने पिताजी के कारण से मंत्री नहीं थे। तो ये तो फिर अखिलेश जी के लिए भी कहा जा सकता है क्या कि अपनी योग्यता से उनको जनता ने चुना। अगर आप वंशवाद की बात कर रहे हैं तो वंशवाद तो आपकी पार्टी में भी है। राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जी के पंकज सिंह के बेटे पंकज सिंह जी क्या हैं? क्या हैं पंकज सिंह? विधायक हैं। तो विधायक ही तो हैं। कितने भी 400 से ज्यादा 300-350 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन फिर भी मैं MLC और सब मिला के फिर भी कई सांसद उनके दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं। कौन सांसद उनके दफ्तर के बाद? तो वो तो पार्टी के माने पदाधिकारी हैं, और फिर किसी से संबंध होता है तो संबंधों में लोग पहुंच जाते हैं। पंकज जिसे माने अगर हमारे संबंध में हम तो गए, आपको क्या लगता है कुछ मांगने के लिए गए आपको क्या लगता है कि पंकज सिंह और राजनाथ जी के बेटे नहीं होते तो क्या वो चुनाव जीत पाते? नहीं, देखो पंकज सिंह जी के ठीक है, तो ये तो उत्तर उनके ऊपर भी लागू होता है ना। लेकिन पंकज सिंह जी हमारी पार्टी के डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। ठीक है। वहां स्थिति ये है कि वहां के ऊपर आप बताओ, वहां के ऊपर अखिलेश के बाद कौन? अखिलेश के बाद अर्जुन, मुलायम के बाद कौन? लाख समर्पण होने के बाद भी शिवपाल नहीं, अखिलेश। क्या कमी रह गई शिवपाल जी के अंदर? वो मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं थे, भाई थे। ये तो पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन भगवान की रह गई। पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। मुलायम सिंह यादव ने एक सभा में कहा कि शिवपाल ने कहा देखो इन्हीं परिस्थितियों से तो हमारे पूर्वज लड़े कि बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर। तो ये इन्हीं परिस्थितियों के लड़े हम लोग ना, ये नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, साल 2009 में करिश्मा नहीं चला, 14 में नहीं चला, 19 में सुब्रत पाठक क्या कर दिया ऐसा बेजोड़ काम? क्योंकि देखिए 2014 में मोदी लहर थी, 19 में कहा गया अरे उतनी नहीं है, लेकिन उस लहर को कम होने के बावजूद सुब्रत पाठक जीतते हैं और डिंपल यादव को हराते हैं और एकदम जबरदस्त शिकस्त देते हैं। देखो आप हमने फिर एक बात कही, हमने क्या कहा कि वो चुनाव अगर जो इतने बड़े व्यक्ति से यदि चुनाव होता है, वो चुनाव यदि कोई साधारण आदमी यदि जीतता है तो वो नहीं जीतता है, वो जनता जीतती है। ठीक है, जनता लड़ाती है, जनता जिताती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर वो समाजवादी पार्टियों के ऐसे कर्म रहे। हमने कहा ना कि अभी मानो हम लोग ब्रॉडकास्ट पे बैठे हैं, घंटा भर बैठेंगे, ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठेंगे। इस समाजवादी पार्टी के कुकर्मों को एक लंबा इतिहास है, हम आपसे 20-25 घंटे बात कर सकते हैं नॉन स्टॉप। इतना लंबा इनकी कहानी है। काहे नफरत करते हैं इतना आप समाजवादी? हम नहीं नफरत करते हैं, बड़ा रोल है। अगर हमारा राजनीति में हम लोग आए हैं तो बड़ा रोल है इनके भेदभाव करने का। आप अगर ये लोग भेदभाव ना किए होते तो कन्नौज में गुंडागर्दी ना शुरू हुई होती ना। तो आप बताओ कि केवल अगर वो मुस्लिम हैं, वो आपको वोट करते हैं तो इसलिए उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दोगे आप? उनको कब्जा करने का लाइसेंस दे दोगे आप? वो अवैध खनन भी करेंगे, वो सारे उल्टे उटपटांग काम करेंगे, वो सारे जराइम के काम भी करेंगे, वो सब कुछ वही करेंगे, वो गौकसी भी करेंगे, वो सब करेंगे। और आप उनको संरक्षण देते रहोगे। वो दंगा भी कर देंगे तो आप उनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखाओगे। और कोई उनके खिलाफ यदि बोलेगा तो भला आदमी है, उसको भी फंसा दिया जाएगा। मेरे पूरे 5 पीढ़ियों के इतिहास में कभी किसी के ऊपर 151 नहीं लगी। उसके बाद मेरे ऊपर कितने झूठे फर्जी मुकदमे लगाए आपने, कौन नहीं जानता है? पूरा शहर जानता है, पूरा लोकसभा क्षेत्र मेरा जानता है, आसपास के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमको वहां के ऊपर प्रताड़ित किया गया समाजवादी पार्टी के शासन। तो आप ये सब करोगे? तो मैंने कहने का तात्पर्य क्या था कि आप श्रीमती डिंपल यादव जी चुनाव लड़ी, आप लोकसभा का नाम निर्विरोध हो गई। वो निर्विरोध सांसद चुन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा क्या? उपचुनाव में आप मुख्यमंत्री थे, मैंने इतनी ही लोकप्रियता आपकी कि आपके खिलाफ कोई पर्चा ही नहीं डालेगा, वो भी लोकसभा के चुनाव में। अरे प्रधानमंत्री में तो चलो मान लेते हैं एक बार। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? लोग नहीं जानते कि लोगों ने देखा नहीं है कि किस प्रकार से 1000 गुंडे बाहर खड़े हुए, कोई जा रहा है उसको किडनैप कर रहे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आपका कहना है कि एक छत्र राज है कन्नौज में सपा का? नहीं, राज्य नहीं है, राज्य तो खत्म हो गए ना। 47 में सब विदा हो गया। अब मैंने कहा कि ये बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की, ठीक है,
और संविधान की बात भी करते हो, संविधान की अवहेलना भी करते हो। उन्हें अपनी पत्नी को निर्विरोध चुनवाओगे लोकतंत्र की हत्या करके, कि जो पर्चा डालने जाएगा उसको उठा लिया जाएगा, उसको पर्चा नहीं डालने दिया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा। आप तो डाल के आ गए आराम से। नहीं, ये उपचुनाव जिसमें श्रीमती डिम्पल जी निर्विरोध ठीक हुई है। हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हम्म। तो हमने क्या कहा कि कुल मिलाकर इतना ही सारे जो विषय हैं इससे, कि जिनके कारण से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। ठीक है, आपने कहा 2019 का आपको लोकसभा चुनाव जनता ने जिताया। 2024 का चुनाव डिम्पल भाभी तो हार गई, अखिलेश भैया वहां से चुनाव लड़ रहे थे अब समाजवादी देखो, पार्टी से। अब अब जनता ही क्या आपको हरवा दी? अब बहुत से कारण हार के हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, जब जनता का जो जनादेश है तो मानना पड़ेगा। जब जनता ने जिताया तो जनता ही ने हराया, और कौन हराएगा? क्या कारण था? एक दो कारण बताइए। अब कोई कमियां नहीं होंगी, हम्म। कोई कमियां नहीं होंगी, हम्म। कुछ झूठ चले होंगे। अब जैसे तो है ही है कि भाई हमारी लोगों की कुछ कमी रह गई होंगी, कुछ झूठ भी ऐसे चले। अब 3 कुछ अप्रैल 2024 को आप कहते हैं कि भैया अखिलेश यादव हमारी हत्या करवा रहे हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे नहीं, हैं। हत्या का हमने कब हत्या का आरोप लगाया? लगा दिया आपने कि हमारी हत्या करवा सकते हैं अखिलेश यादव। नहीं, कभी कोई हत्या का कोई आरोप हमने नहीं लगाया अखिलेश जी के ऊपर। हमने कहा कि ये जो वहां के ऊपर शायद चुनाव काउंटिंग के पहले का कुछ 3 विषय, अप्रैल चुनाव से पहले या वोटिंग का शायद कोई विषय था, ऐसा कोई था उसमें। आपने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं। नहीं, हत्या नहीं, हमने हत्या मुझे मरवा देंगे। उन्हीं के सामने जो मंच के ऊपर बैठे थे, उन्हीं का एक कार्यकर्ता था, कोई मनोज दीक्षित करके, तो उसने ही कहा था कि सांसद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो हो सकता है इस बात पे हमने कहा होगा, उसका तो वीडियो कहा था वायरल। हाँ, वीडियो वायरल है। तो हो सकता है हमें अखिलेश जी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? अब अगर वो मंच पे बैठे हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसको आपने पार्टी से भी नहीं निकाला, आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? लगता है कि आपको अखिलेश जी ऐसे आदमी है? अब अखिलेश जी के ऊपर नीरज मिश्रा की हत्या के आरोप तो आए हैं। तो आपको डर लगता है अखिलेश यादव से? नहीं, डर तो देखो, मारने वाला भगवान है। अखिलेश के हाथ में क्या है? उन्होंने उनको प्रताड़ित कर सकते थे, किया। सत्ता में मुख्यमंत्री रहते हुए फर्जी मुकदमे, जेल जाना, जो कुछ कर सकते थे किया। और रही बात हत्या कराने की, तो हत्या के बाद देखो, कोई गोली मारने भी आएगा, तो अगर मेरे भाग्य में नहीं है जाना, तो आप ये मान के चलो कि वो गोली मिस हो जाएगी। वही है जो राम रचि रखा। वही है भाई जो राम रचि रखा। ये मैं किसी से नहीं, इसलिए किसी से डरते ही नहीं। हम्म। क्यों डर? केवल ऊपर वाले से। 27 अप्रैल को आप कानपुर देहात में सम्मेलन होता है, उसमें आप कहते हैं कि कन्नौज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। उसमें आप इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला बता देते हैं कन्नौज को। नहीं, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम एक सोच की बात करते हैं। एक भारतीय सोच हमारी जुड़ाव की, और एक पाकिस्तानी सोच माने अलगाव की, जो अखिलेश जी के अंदर है, इनकी पार्टी के अंदर है। आप पाकिस्तान रिलेट कर दिए अखिलेश जी से? हमने यहाँ सोच की बात कही ना। क्या सोच है अखिलेश जी की पाकिस्तान वाली? इस्लामिक परस्ती सबको दिखता है, किसको नहीं दिखता है? आप बताओ, संभल में दंगा होता है, संभल में दंगाई मारे जाते हैं, और उसके बाद में वो किस प्रकार के आरोप लगाते हैं, दंगाइयों के घर जाते हैं। जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बनते ही जेल में बंद वो आतंकवादी जो मंदिरों के ऊपर हमला करते हैं, जिन्होंने बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अंजाम की, सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला किया रामपुर में, ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को सजा पड़ के जेल में बंद थे, उनको छोड़ने की सबसे पहले आदेश करते हैं। दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में महिमा मंडित करते हैं। किस प्रकार से उनके समय के ऊपर दंगा होता था रोज उत्तर प्रदेश में, केवल इस बात को लेकर कि इस्लामिक उग्रवादियों को पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाएगा, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। किस प्रकार से ये गौकुशी उत्तर प्रदेश के भीतर होती है, तो होती थी इनके समय पर। तो ये जिस प्रकार से ये जो इनका एक इस्लामिक और इस्लामिक भी, खासकर इस्लामिक उग्रवादी जो हमने कहा, इस्लामिक गुंडे, माफिया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे लोगों को संरक्षण देना, तो बताओ क्या कहेंगे? इनकी सोच इस्लामिक उग्रवाद को नहीं है, ये इनकी सोच आतंकवाद समर्थक नहीं है, इनकी सोच पूरी तरीके से हिंदू विरोधी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी यूपी संगठन में भी रहे हैं खूब, और महामंत्री, जहां तक मुझे याद है महामंत्री पद पे ही रहे हैं। क्या 2027 में यूपी की राजनीति में आने वाले हैं क्या आप? देखो, 2027 की बात अगर हम कहेंगे तो हम तो निश्चित रूप से राजनीति में तो बाहर थोड़े ना चले जाएंगे। चुनाव तो लड़ाए जाएंगे। 2027 में हम लोग तो चाहते हैं इसकी भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, तो पूरी मेहनत पार्टी के लिए करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अच्छा ये बताइए हमको,
बात करते हैं यूपी की और यूपी की राजनीति की। ब्राह्मण बारात बनाम ठाकुर। क्या यूपी की राजनीति में देखो ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो रहा है? क्या जो ब्राह्मण है उनको पद से हटा दिया जा रहा है, उनको पद नहीं दिया जा रहा है और ठाकुरों को आगे किया जा रहा है? अब मानो आज हमारे पास कोई पद नहीं है हम्म या कल हमको नहीं मिले, हम्म। उसके बाद हम चिल्लाने लगे हम्म कि ब्राह्मणों के साथ, तो ये ब्राह्मणों के साथ क्या अन्याय हुआ? ठीक है, मेरे साथ हो सकता है, हम्म लेकिन मेरी जाति के साथ इसका क्या लेना देना है? हम्म। वो ठीक है, आज आपकी जात को देख करके हटाया जा रहा है। भाई सुब्रत पाठक को नहीं मिलेगा, कोई शुक्ला दिनेश को शर्मा जी को हटा मिलेगा, दिया गया। कोई तिवारी को मिलेगा। दिनेश शर्मा जी को हटा दिया गया। नहीं ठीक है, दिनेश शर्मा को हटाया गया तो ब्रजेश पाठक को मिल गया। तो वो तो उड़ान से आए थे। ठीक है, कहीं से भी आए हैं तो क्या कोई दूसरी बिरादरी के हैं क्या? नहीं, लेकिन देखो बात वो नहीं है। देखो हम्म। ये नेतृत्व सोचता है, क्या सोचता है, कभी ठीक है, कभी हम्म कोई निर्णय हमको दिखता है कि ये निर्णय देखने में गलत लग रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ सोचा होगा, उसके पीछे का कोई कारण रहा होगा। तो देखो ये ऊपर का नेतृत्व जो बैठा है, नेतृत्व जब हमारा ईमानदार है, हमारा ईमानदार नेतृत्व नहीं होता तो मेरे जैसे लोग कभी सांसद हो गए होते क्या? ये ईमानदार नेतृत्व ना होता रेखा गुप्ता कभी मुख्यमंत्री हुई होती। ये ईमानदार नेतृत्व ना होता तो मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री होते। ईमानदार नेतृत्व ना होता तो योगी जी, बताओ अगर मोदी नहीं होते योगी जी कहाँ से होते? तो ये कुल मिलाकर ये जो साधारण लोग, योगी लेकिन जी क्या है? यही खबरें आई थी कि द्वारा लोकसभा चुनाव में योगी जी को कमजोर करने की साजिश रची गई, जिसके कारण यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। 33 सीट आप लोग जीत के आते हैं, 37 सीट सपा जीतती है। कहीं ना कहीं योगी जी को कमजोर करने की साजिश की गई। ये भी खबर आई कि योगी जी ने ये तय किया था कि इनको टिकट मिले, इनको टिकट ना मिले, लेकिन उसके बाद योगी जी के खिलाफ पार्टी गई और उसके बाद उन लोगों को टिकट दिया गया जिसको योगी जी नहीं चाहते थे। अभी हम आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, बताओ क्या सोच रहे हैं? हम आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बताओ? आप बताइए, आप ही बताइए। आप बताओ ना, आप ही बताइए। अच्छा सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं? ये तो आपके ऊपर है, आप बताओ ना क्या क्या सोच। अच्छा सोच रहे होंगे, बुरा सोच? अच्छा ही सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, हम तो बुरा सोच रहे हैं। नहीं, मेरे बारे में अच्छा ही यार सोचेंगे। देखो हमने जो कहा ही नहीं वो आप मान लो। और भाई ना ये अभी अभी बात आरोपों पे आई थी ना, तो देखो आरोप हम किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, हम किसी के ऊपर, लेकिन आरोपों पर तथ्य तो लाओ। तथ्य कहाँ से लाओ? अब पार्टी संगठन की बात है, बाहर नहीं आ पा रही अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से तो आई जाती है। देखो फिर वही बात, देखो हमने क्या कहा, आज योगी जी हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण से। अच्छा, इस बात को कोई माने या ना माने, योगी जी का खुद का वर्चस्व कुछ नहीं है। 100% नहीं होता तो दोबारा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बन जाते? तो आप कह रहे हैं कि आज योगी जी जो भी है मोदी जी की वजह से? अगर मोदी जी ना होते तो योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते। ठीक है, लेकिन योगी जी की तो पृष्ठभूमि है। मोदी जी, अगर मोदी जी ना होते, मानो दिल्ली में अगर कांग्रेस का शासन होता तो क्या योगी जी को चलने देते ये लोग? योगी जी को कुछ करने देते ये लोग? कब का योगी जी की सरकार बर्खास्त कर दी होती? तो देखो जो सब एक दूसरे के पूरक हैं। हमने कहा देखो मोदी और योगी इस देश के प्राण है। भारतीय जनता पार्टी, आज अमित शाह जी अगर देश के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होते तो 2019 में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होते तो कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। तो देखो बहुत से कारण है। मोदी जी की लोकप्रियता को अमित शाह जी ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया और उसके बाद में फिर योगी जी ने मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों को वो और आगे लेकर गए, उनकी योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वित करने का काम किया। तो हमने कहा ना हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। क्योंकि हम मोदी जी आए हैं, अपने बाद अपना उनका मोदी जी का बेटा नहीं आने वाला है। योगी जी अपने साथ में कोई अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर ना आए हैं और ना उसको कुछ देकर जाएंगे। तो अपने विचारों के लिए आए और देखो आए मोदी, योगी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी जब ताकत में आई क्या हुआ आप सब देख लो। राम मंदिर बना, 370 हटी, गाड़ी पलट गई, 3 तलाक, गुंडागर्दी, माफियावाद, देश का हो रहा इस्लामीकरण, आतंकवाद, ये सब के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा। ये बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का। योगी जी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद मोदी जी ने दिया एक है तो सेफ है। कहीं अब स्टार प्रचारक मोदी जी को ओवरलैप कर रहे हैं क्या योगी जी, या योगी जी बड़े स्टार प्रचारक बन रहे हैं मोदी जी से और आने वाले निकट समय में पीएम बन सकते हैं? देखो पीएम तो कोई भी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में हम भी बन सकते हैं। नहीं, सीएम तो कोई बन सकता है, ये तो तय हो गया है, लेकिन पीएम तो नहीं। क्यों भाई मोदी जी का कोई 500 साल जिंदा रहेंगे क्या? भाई मोदी जी के बाद कोई तो आएगा ही ना।
अब कौन आएगा तो हम्म, भगवान तय करेगा, वक्त तय करेगा। तो ये कुल मिलाकर ये पहले से किसी चीज को बोल देना, ये कहना मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो उनको मसाला ढूंढना है। लेकिन हम लोग मसाला वाले नहीं हैं, हम लोग हकीकत वाले हैं, हकीकत को जानते हैं, परखते हैं, हकीकत को समझते हैं। परिस्थितियां बनाती हैं और समय तय करता है चीजों को। बहुत चीजें अगर समय साथ नहीं था, नहीं तो सोनिया गांधी खुद इस देश की प्रधानमंत्री हो गई होती। तो ये देखो उन पर सब पर नहीं जाना चाहिए, उन पर सब वो हमारे आपके विचार का विषय भी नहीं है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भाई सपा थोड़ी ना है कि वहां के मुलायम सिंह के बाद अखिलेश के बाद अर्जुन आएंगे, या तो कोई भी, हम भी बन सकते हैं, सपना तो देखा ही सकते हैं, कम से कम ना बन सकते हो तो कुल मिलाकर कोई भी बन सकता है। इस पर चर्चा ज्यादा ना हो तो ये अच्छा है। ये बताइए, आप कह रहे सपना देखने की बात, जो बीजेपी का कार्यकर्ता दरी बिछाता था, कुर्सी लगाता था, उसको तो टिकट मिलता नहीं है। कौन आ जाती हैं? रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से, अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से, इस वक्त यहाँ प्रोटेम स्पीकर हैं दिल्ली में, मजिंदर सिंह सिरसा श्रोमणी अकाली दल से, ये इस वक्त मंत्री हैं, कपिल मिश्रा आपसे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस से, ऋतु बहुगुणा जोशी, शाजिया इल्मी, शहजाद पूनावाला, जितिन प्रसाद, ब्रजेश पाठक, सारे बाहर के कैंडिडेट आकर के दूसरे पार्टी से यहां पर आ गए। और वो व्यक्ति जो सपना देख रहा था कि हमें भी एक दिन टिकट मिलेगा, हम भी विधायक बनेंगे, हम भी सांसद बनेंगे, उसका क्या भैया? वो तो कहा गया उसको कि काम करो, दरी बिछाओ, तुम्हारे स्वागत में बीएसपी के कैंडिडेट आएंगे। अब हम लोग दरी बिछाने वाले परिवार से आते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा ना कि तब से हम लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। तो देखो ऐसा नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा होगा ना कि भैया ये बताइए, हम लोग यहाँ पैतृक वाले हैं और बाहर वाले आ जा रहे हैं अपना फायदा देखते हुए। फिर वही बात, जब हमें एक ताकत को अपनी बड़ा करना है, लोग गठबंधन नहीं करते हैं क्या? तो अच्छा एक बात बताओ, जब राजनीति में गठबंधन होते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ सीटों का बंटवारा होता ही है। कुछ सीटें देनी पड़ती हैं। तो जो कुछ सीटें देनी पड़ती हैं वहां पर भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। तो विषय वो नहीं है, विषय है, जरूरी है कि सरकार बनाना। अब सरकार बनाना, अब उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही सीटों पर 2012 में हमारी जमानत जब्त हो गई थी। कहीं 5,000 वोट मिल रहे हैं, कहीं 4,000। अब जहां हमारे पास नहीं है मजबूत सक्षम लोग नहीं है चुनाव लड़ना भी तो आज की डेट में एक अलग व्यवस्था है। ये बताइए, तो उस हिसाब से जहां मजबूत लोग दूसरे दलों के अपने साथ लाए जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर गरियाते थे बीजेपी को, यही बनारस में आकर के मां बहन की गाली दिए थे, उन्हीं ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी शामिल करती है फिर से पार्टी में और उनको मंत्री पद दे देती है। दो भाई हैं घर में, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उठाते हैं, दही मारते हैं, घर में लड़ते हैं, जूता चलता है, फिर दोनों के घर अलग अलग हो जाते हैं, फिर बच्चे की शादी होती है, फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर पटीदार कहलाते हैं। ये विषय नहीं है। देखो ये लड़ाई होती है, ठीक है, आज हमारा दिल नहीं मिला, लड़ाई हो गई, कल हमारा दिल मिल गया, हम फिर एक हो गए। तो राजनीति में क्या अपने मतलब को साधने के लिए नेता बन रहे हैं या देश की सेवा के लिए नेता बन रहे हैं? देखो हमने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमारे विचारों के साथ में, कुल मिलाकर हम लोग, हमारा जो विचार है, हमारे विचार के साथ जो भी आए, हम उसके साथ में रहने को तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, हम अपना विचार बदल के किसी के साथ नहीं जाने वाले। ये बताइए, अखिलेश जी, योगी जी और अमित शाह जी, इन तीनों में ऐसी क्या चीज है, और इन सबको अगर आप रेट करते हैं तो कौन सबसे ऊपर नेता बनता है? अखिलेश जी, योगी जी, अमित शाह जी? नहीं देखो, अखिलेश जी तो आप क्या गुण है इनके अंदर? अखिलेश जी की अगर हम बात करें तो अखिलेश जी तो जो भी है सिर्फ अपने पिताजी के कारण से हैं। मैं नहीं, आप किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से पूछ लेना तो वो भी आपको यही बात बताएगा। तो ठीक है, आज उनकी अपनी क्वालिटी क्या है ईश्वर जाने। उनकी अपनी क्वालिटी होती तो शायद वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाहर ले गए होते, कोई दूसरे राज्य में समाजवादी पार्टी का कुछ वजूद होता। मुंबई में लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हमने कहा ना, अबू आजमी जीत के आते हैं। लड़ते हैं भी तो, अबू आजमी तो उनके पिताजी थे तब भी जीत के आते थे। अबू आदमी तो मुस्लिम वोट के ऊपर जीत के आते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी का आधार किस राज्य में ये ले गए, अगर इनके अंदर अपनी कोई क्वालिटी हो। चलो, हम उन पर ज्यादा बात करना उचित नहीं। अब बात आई योगी जी की। योगी जी एक अच्छे प्रशासक हैं, और ये बात यहीं से नहीं, योगी जी के लिए अगर आप गोरखपुर जाओ तो गोरखपुर में तमाम लोग उनके बारे में इस बात को, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ मंदिर की व्यवस्थाओं को एकदम से सुधार दिया, बदल दिया। तो योगी जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं। और उसके साथ साथ योगी जी बड़े भावुक व्यक्ति हैं, दिल का बहुत साफ व्यक्ति बने। जो
आपके मुंह पे कह देंगे, मतलब अपने पेट में कुछ नहीं रखे कि मतलब हाँ, अगर आपसे नाराज हैं तो आपसे नाराजगी भी वो आपके मुंह पर ही दिखाई पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने से तो आपके लिए पेट में कुछ रखे, मुंह में राम बगल में छुरी, वो विषय उनके लिए नहीं है। और दूसरा, अपने विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित व्यक्ति से मैंने क्या कहते हैं हमारे लोगों की भाषा में, स्याह होए चाहे सफेद, समझ रहे, चाहे मने नाश होए चाहे सभा सत्यानाश, कुल मिलाकर उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। अब बात आती है अमित शाह जी की। तो देखो, जिनको राजनीति में जिनसे सीखना चाहिए, और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ इसलिए नहीं किसी की तारीफ में या किसी की उसमें, लेकिन अमित शाह जी शायद अगले 50 साल बाद 100 साल बाद स्टडी का विषय होंगे। आप देख लेना, एक व्यक्ति जो अपनी विचारधारा के साथ में पूरी ताकत के साथ में खड़ा हुआ। राजनीति में कोई व्यक्ति हनुमान, बताओ देखे हैं आपने? तो पढ़े हैं केवल रामायण में कि राम के लिए हनुमान थे, लेकिन हनुमान बन के जो व्यक्ति पूरी ताकत से मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ, और हम लोग उनको मजाक में चुनाव मशीन बोलते हैं, कुछ मतलब हमेशा लड़ने के लिए उनका एक नहीं वाल होता है, जब उनका चुनाव होता है तो कंप्यूटर के पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं ईवीएम से कितना बढ़ाते हैं। हाँ, ये भी घोटाला करते हैं कि भाई ईवीएम से घोटाला करते हैं अमित शाह, ऐसा भी बोल देते हैं, हाँ, विपक्ष आरोप लगा देती है। नहीं कभी, लेकिन मैंने परिश्रम की इंतहा करने वाले व्यक्ति, दिन रात परिश्रम, किसके लिए? पार्टी के लिए। पार्टी किसके? देश के लिए। तो कुल मिलाकर इस सोच के लिए काम करने वाला जबरदस्त प्लानर, और उनके लिए तो मैंने यहाँ तक कहा जाता है कि मतलब जिसको मैंने ऐसा यारबाज व्यक्ति कोई नहीं है, और फिर भगवान अमित शाह जी जैसा दुश्मन भी किसी को ना दे। ऐसा भी है? नहीं, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। अच्छा, संसद की भी जब कार्रवाई होती है तो उसमें भी डांट वाट देते हैं कभी किसी को, लोग कहते हैं इतना डांटिए मत, कह मैं बोलने के स्टाइल ऐसा है। वो जो करते हैं दिल से करते हैं। हमने क्या कहा, देखो जब हम तो उस उनका एक भाषण हुआ था कि जान दे देंगे इसके लिए, उस ऐतिहासिक भाषण के मैंने हम तो साक्षी रहे, तो हमें सौभाग्य भगवान ने दिया, मेरी कन्नौज की महान जनता ने दिया, तो उससे बढ़ के क्या हो सकता। तो वो उनका भाव था, अमित शाह जी के शब्द नहीं थे, वो भाव शब्दों के माध्यम से निकले थे। तो मैंने उनका पूरा दिल के, मैंने तुम बात कर रहे हो कश्मीर के लिए हम लोग अपनी जान दे सकते हैं, तो ऐसे थोड़े ना, ये बस ये बताइए, आप कह रहे हैं जान दे देंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने आजादी में जान दी ही नहीं, हमने दी है। अब देखो कांग्रेस ने, अब छोड़ो, अब कांग्रेस ने क्या किया विषय नहीं, क्या कर रही है वो भी एक बड़ा विषय है। क्या किया राहुल गांधी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके आदि जनता उनको जिता नहीं रही है। क्या है भाई? देखो, राहुल गांधी को भारत जोड़ो, पहले ये बताइए कि राहुल गांधी 2014 वाले और 2024 वाले और अब 25 चल रहा है, कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हम ये मीडिया तो कह रही है भाई बहुत बदलाव आया है। ये चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कभी देश को समझ ही नहीं सकते, चाहे राहुल हो और चाहे वो अखिलेश। कहाँ किसके यहाँ जन्मे? मुलायम सिंह जी का बेटा मामूली आदमी है, मैंने मुख्यमंत्री का बेटा कोई मामूली आदमी है? अरे हम लोग कुछ नहीं रह डाला, हमारा लोगों के बच्चों में कभी कभी घमंड दिख जाता है, तो ये लोग तो क्या रहे होंगे आप सोच सकते हो। और उसके बाद में राहुल गांधी, अरे यार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तो वो महिला जिसने रिमोट से प्रधानमंत्री चलाया हो, इस देश की सरकार को रिमोट से चलाया हो, वो मतलब जिसके सामने देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता हो, वो जो ऐसे झुक के हाथ जोड़ता हो, वो महिला, उसका बेटा राहुल गांधी। तो सोचो यार क्या ही होगा। तो कुल मिलाकर ये लोग पढ़ने, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, पढ़े होते हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के भी आम विद्यालयों में जहाँ साधारण लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तब समझ में आता है कि बेटा जब कोचिंग करने जाता है तो कोचिंग में तब एडमिशन लेता है जब माँ के जेवर गिरवी रख जाते हैं, तब उसको समझ में आता कि बाप ने अपनी जमीन बेच दी तब बेटे की नौकरी लगी। तो ये समझ ही नहीं सकते, शिवराज सिंह भारत कोई नहीं समझ सकता। शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी तो विदेश पढ़ने गए हैं।
तो वो भी भारत को नहीं समझ पाएंगे। शिवराज सिंह ने अगर भारत को समझ लिया तो हमने तो ही तो कहा, तो शिवराज सिंह जी के बेटे शिवराज सिंह नहीं बन पाएंगे। पार्टी ने उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। दिया किसने था? दिया किसने था? पार्टी ने, लेकिन वो युग अलग था। तो देखो अब ऐसा एक हो गया है क्या, सीएम कैंडिडेट की कोई ऐसा लाना है? देखो भारतीय जनता, सुनिए मेरे सवाल को सुनिए। नहीं आप पहले ऐसा पहले आप भारतीय जनता पार्टी को आप समझ लीजिए। इसके मतलब आपने भाजपा को अभी तक समझा ही नहीं। समझाइए। भारतीय जनता पार्टी का हर काम करने वाला व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है। यही उसका पद है जो निरंतर उसके पास रहता है। इसके बाद उसकी भूमिका है, यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेवारी है, उनको जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी गई है। अमित शाह जी अगर देश के गृह मंत्री हैं तो उनको जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी उनको पार्टी के द्वारा दी गई है। तो ये योगी जी जिम्मेदारी है पार्टी के द्वारा दी गई, बाकी हैं सब ये कार्यकर्ता। अच्छा, बीजेपी को संचालित तो कौन कुल कर रहा मिलाकर है? अगर जिसको जो आज जिम्मेदारी आज आपको जिम्मेदारी दी है, कल आपसे जिम्मेदारी ले ली गई, कौन इसमें बड़ी बात? ठीक है, बीजेपी को संचालित कौन कर रहा है? बीजेपी का संसदीय बोर्ड, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा है? तो वही होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक पार्टी का संसदीय बोर्ड है जिसमें हमारे मोदी जी भी हैं, शाह जी भी हैं, मोदी जी, राजनाथ जी भी हैं। पार्टी में सब उसमें हम भाई देखो ये देश, मैं अगर गलत नहीं तो वहां से गडकरी जी को हटा दिया गया है। नहीं देखो गडकरी जी को हटाया गया या नहीं, तो हमें तो इसका उसका तो एक सिस्टम होता है, उसमें अगर गडकरी जी को हटाया होगा तो और भी लोग होंगे, कोई गडकरी जी का विषय थोड़ा ना है। हमने क्या कहा, कांग्रेस कह रही है पार्टी एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को क्या भूमिका किसको, भाई उसमें तमाम सारी जातियां हैं। हिंदुस्तान में कितनी सारी अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, तमाम वर्ग हैं, उनमें अल्पसंख्यक भी हैं। तो ये सभी वर्गों का उसमें भागीदारी रहे, पार्टी का ये कोशिश रहती है। कांग्रेस कहती है कि जो जिनका अपना प्रभुत्व है उनको पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है और सिर्फ दो लोगों का प्रभुत्व हो रहा है इस वक्त, मोदी जी का और शाह जी का। यही दो लोग मिलकर के इस पूरी पार्टी को चला रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पद की बात हुई तो रेखा गुप्ता सीएम बन गई, मोहन चरण मांझी, भजनलाल शर्मा, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जो कहीं न कहीं उनका खुद का जनाधार न हो, पार्टी को के संगठन को चुनौती न दे सके, इसलिए उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। राजस्थान में आप देख सकते हैं, चाहे सैनी जी को देख सकते हैं, चाहे रेखा गुप्ता को देख सकते हैं। प्रवेश शर्मा बेचारे अभी थामे थे कि किला के हम बनेंगे, लेकिन बने कोई और। अरे यार देखो, जिनके बाप मुख्यमंत्री रहे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, लेकिन उन लोगों को बनाया जा रहा है जो चैलेंज न कर पाए कभी, जिनका अपना जनाधार हो। योगी जी को छोड़ करके, योगी जी का जनाधार, मोहनलाल यादव अगर जीत के आते हैं बार बार, कोई पहली बार कोई जीत के आए मोहनलाल यादव, या वो शर्मा जी जो अपने राजस्थान वाले, अगर वो मुख्यमंत्री बने तो पार्टी के लिए महामंत्री रहे, मैंने पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। महामंत्री क्या होता है, आप संगठन में जाके देखो ना, दिन रात पार्टी के लिए काम करता है, अपने जीवन समर्पित कर दिया पार्टी के लिए। तो हमने क्या कहा, आज एक भाव है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सपना तो हम भी भैया प्रधानमंत्री बनने का देख सकते हैं, तो कम से कम सपने पे तो प्रतिबंध नहीं लगा है। तो हम सपना देख रहे, पता नहीं किसका कहाँ भाग्य लगेगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चुन के लाया जा रहा है जिसका खुद का एक जनाधार ना हो। जनाधार तो पार्टी का होता है, नहीं खुद का। किसका जनाधार कहाँ से आता है? एक योगी जी को छोड़ कहाँ से आता है भाई? एक जनाधार में आदमी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। आपको जनाधार से कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो जनाधार से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं, वो तो पार्टी बनाती है ना। लेकिन और फिर एक बार जब आदमी, अच्छा योगी जी का जनाधार वो था क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले? लेकिन लोग उनको, मोदी जी का जनाधार था क्या गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले? कौन जानता था मोदी जी को? भाई मोदी जी को दुनिया ने तभी तो जाना समझा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, वो सॉरी देश ने, और उसके बाद तो अब तो दुनिया ने तो जाना उनको जब देश के प्रधानमंत्री हो गए वो। तो देखो कुल मिलाकर आदमी को पार्टी, यहाँ ये एक दल है और पार्टी में सबकी, हमने कहा ना, भूमिका तय होती है। और फिर आपके वर्क के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपको पार्टी ने आज मान लो थोड़ी देर के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया, फिर आपके ऊपर है, आप अपने लोकप्रियता हासिल कर पाते हो, जनाधार को बढ़ा पाते हो, पार्टी को कुछ लाभ दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, ये तो फिर आपकी वर्किंग के ऊपर है, ठीक, आपकी योजनाओं के ऊपर है। फिल्म देखते हैं बहुत शौक से कल ही 2 मूवी देखी रात में। अरे हाँ, खाली हो टाइम, नेटफ्लिक्स एंड चिल। हाँ, मतलब कभी कोई अच्छी लग जाती है तो देखते हैं। कौन सी देखी? मैक्सिमम सफर में देखते हैं। कल तो वो मार्को एक मूवी है वो देखी। अरे बाप, हिंसक मूवी है। तो बढ़िया। फेवरेट हीरो कौन है आपका? फेवरेट हीरो अमित शाह मत बोल दीजिएगा। नहीं, अब रियल हीरो की बात करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर फिल्म लाइन में अभी अगर इधर देखें, बहुत प्रभावित अगर थोड़ा बहुत है तो जैसे अपने
साउथ के हीरो इस समय हैं? कुछ अच्छे हैं। अब जैसे हिंदी वाले? एक नहीं, ये हिंदी वाले बहुत अपने ठीक नहीं, तो इससे अच्छे तो हमें अपने हिंदी में तो अपने सबसे अच्छा हम लोगों के मित्र अपने भाई अपने रवि किशन जी सबसे अच्छे हैं। अच्छा। रवि किशन जी से मुलाकात होती रहती है? हाँ, नहीं मतलब हम लोगों के अच्छे ये संबंध बताइए, हैं। योगी जी बहुत प्यार करते हैं रवि किशन जी को, हमेशा मतलब जब भी मंच पे होते हैं तो रवि किशन जी की खिंचाई कर लेते हैं। नहीं देखो, अब क्या है ना कि वो भाई वहां से जब सांसद हैं और फिर अब किसी व्यक्ति का सबका अपना अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो ये है। तो फिलहाल मतलब रवि किशन जी और साउथ में कौन पसंद है? नहीं हमने कहा कि बहुत ऐसे अभी नहीं है, जो अगर हिंदी में बहुत पसंद है आपको? अभिनेता हाँ, बहुत अच्छे नहीं नहीं, तो लगा। हमने कहा तो इससे अच्छा तो रवि चूंकि हम किशन जी। लोगों के मित्र हैं तो हाँ, रवि रवि किशन जी किशन जी। सबसे ठीक है। और साउथ में कौन बढ़िया लगता है? अब साउथ में तो देखो ये दो पिक्चरें दो मूवीज अच्छी, एक तो जैसे वो बाहुबली थी है तो वो अच्छा प्रभास। एक्टर था। हाँ, एक ये अपना अल्लू। पुष्पा वाला है, ये अल्लू। अच्छा एक्टर है। इसका डायलॉग बोलिए थोड़ा एक बार। नहीं, अब इसका डायलॉग वायलॉग तो उतना पुष्पराज झुकेगा नहीं हाँ, साला। हाँ, वो उतना तो ये कहीं ना dialogue कहीं तो आप कन्नौज की राजनीति भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कि क्या सुब्रत है? पाठक झुकेगा नहीं साला है? नहीं देखो ये एकदम अखिलेश जी को चैलेंज कर देते हैं आप खड़े खड़े होकर के, और सीधे मंच पर आप मतलब दबा करके अखिलेश जी को बोलते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। देखो, झुकेगा साला ये कोई पिक्चर का डायलॉग नहीं है। ये भारत के हर भारतीय नागरिक का ये स्वाभिमान है। वाह, समझ रहे हो आप? क्या बात। और ये नहीं होता तो कहाँ से शिवाजी होते, कहाँ से राणा होते, कहाँ से भगत सिंह होते, कहाँ से नेता सुभाष चंद्र बोस होते। बोलते बहुत बढ़िया आप, झुक कहाँ से गए कहाँ होते। सीखे हैं ये बोलने नहीं की? नहीं देखो, बोलते क्या, जो हमने क्या कहा, है। आप सीखे कहाँ से, तो सीधा बोला ना, सरस्वती शिशु मंदिर से। आरएसएस ने खा दिया था। तो देखो, आप जहाँ रहोगे, जहाँ चीजों को समझोगे, आप जो पढ़ोगे तो सीधा आपके स्वभाव में आएगा, आपके विचारों में आएगा। ये बताइए, कन्नौज अगर कोई जाए तो काहे जाए, और जाए तो क्या क्या घूमे? देखो, कन्नौज बड़ी ऐतिहासिक नगरी है और पुराणों में भी दर्ज है। और एक समय तो पूरे देश की राजधानी रही है, सम्राट हर्षवर्धन जैसे शासक हमारे यहाँ हुए हैं। तो कुल मिलाकर कन्नौज का बड़ा प्राचीन इतिहास है। और उसके साथ साथ कन्नौज अगर आज के वर्तमान परिस्थितियों में तो इत्र नगरी के रूप में जानी जाती है। और इत्र का भी जो उपयोग है वो आज से नहीं, सदियों से हो रहा है। इतिहास जो हम लोगों के देश के जो अपना वामपंथियों के इतिहास में तो उसकी उत्पत्ति के अंदर मुगल का समय दिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इतिहास में दर्ज, क्योंकि अब ग्रंथों में है हमारे ओम का नाम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो ये कोई आज का मंत्र है क्या? तो ये बहुत पुराना है। हमारे यहाँ जो वेद ग्रंथों में इसका उपयोग हुआ, आयुर्वेद में उपयोग हुआ है। और आप देखो कि जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्हें वैद्य जी ने कहा कि बूटी लेकर आओ, जड़ी बूटी लेकर आओ, संजीवनी बूटी। और फिर संजीवनी बूटी आई, न घिसी गई, न पीसी गई, न पिलाई गई, क्या करा गया? जैसे ही सूंघाई। तो मैंने सूंघना। तो आप सूंघने में जब हम बात करते हैं तो कितने ही प्राकृतिक फूल हैं, कितनी ही प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, कितनी ही प्राकृतिक घासें हैं जिनमें सुगंध होती है। और सबकी सुगंध का कोई ना कोई एक अलग उसका विज्ञान है। तो उसका सुगंध का उपयोग सही मायने में आपको फ्रेश सुगंध मिले, आपको शुद्ध इत्र, आप जब पूजा के समय जाओ तो आप शुद्ध इत्र का उसमें इस्तेमाल करो, तो वो जो सुगंध आती है वो आपको कंसंट्रेट करती है। तो बढ़िया क्या है, मतलब इत्र बढ़िया है, परफ्यूम बढ़िया है? नहीं, परफ्यूम अलग चीज हो गई, इत्र अलग चीज हो गई। कौन लगाना चाहिए? इत्र नेचुरल है। और जो परफ्यूम है, परफ्यूम में बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स के थ्रू भी तमाम कंपाउंड्स के थ्रू भी खुशबू आती है। तो लेकिन नेचुरल खुशबू अलग चीज होती है। जैसे मैंने नेचुरल खुशबू किसी घास से आ रही है, किसी फूल के थ्रू आ रही है, कोई जड़ी बूटी के थ्रू आ रही है। और जड़ी बूटियां भी कहाँ कहाँ होती हैं? देखो, कन्नौज केंद्र था, लेकिन इत्र में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे इत्र में मेन बेस आइटम जो इत्र का है वो चंदन का तेल है। चंदन कहाँ होता था? कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, भारत। और हाँ, और फिर उसके बाद इत्र का एक उसमें इत्र में प्रयोग होता है, एक इत्र केवड़े का इत्र बनता है। ये केवड़े का फूल कहाँ होता है? उड़ीसा में। तो इसमें इत्र में एक जैसे मैंने गुलाब, तो अच्छा गुलाब हम लोगों के यहाँ वो होता है हाथरस डिस्ट्रिक्ट में। तो अब इसके बाद इसमें लिखती है मैंने जड़ी बूटियां,
तो जड़ी बूटियां कहाँ होती हैं? कोई हिमाचल में हो रही है, कोई उत्तरांचल में हो रही है, कोई नेपाल से आ रही है, कोई भूटान से आ रही है, कोई असम से आ रही है, कोई झारखंड से आ रही है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो माने इत्र में पूरा भारत जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा, तो और आप समझो कि कन्नौज इसका केंद्र रहा। तो आज तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन तब क्या रहा होगा, कैसे लोग आते होंगे, कैसे आवागमन रहा होगा, कैसे वहां पर स्टार्ट हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये इत्र बड़ा अद्भुत है। और जो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, ऐसे ही नहीं लोग आज देखो, आज नेचुरल की ओर जा रहे हैं। इत्र किंग है आप, कन्नौज से आते हैं, इत्र की नगरी कही जाती है। नहीं, हमारे लिए इत्र लाएंगे नहीं लाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है हाँ। कि हम उस घर में पैदा हुए जिस घर में इत्र का काम होता था। पहले बताइए, हमारे लिए इत्र लाएंगे नहीं लाए? अब नहीं, इत्र तो आ ही जाएगा, इत्र क्या। हाँ, इत्र हमको चाहिए जरूर। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, ये बताइए कौन सा बढ़िया इत्र है, अगर दर्शक को बता सकें कि ये बढ़िया है, इसको आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मतलब कई समय से, आप बताएं 1911 से इत्र की व्यवस्था है। देखो, आपके यहाँ इत्र में हमने क्या ना, इत्र में बहुत सी चीज, जैसे फिर आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करती है। कितना तक जाता है इत्र जो नेचुरल जो इत्र है वो कॉस्टली होता है। फिर भी कोई भी नेचुरल इत्र मान के चलिए, मिनिमम उसकी कीमत जो है 1.5 लाख रुपए केजी से शुरू होती है। अरे बाप रे। तो फिर इसके ऊपर तो ये इत्र जो नेचुरल इत्र हमने क्या, अब उसके बाद में फिर अगर चंदन के तेल के ऊपर बना इत्र नहीं है तो इत्र सस्ता हो सकता है। अच्छा। तो उसमें, लेकिन उसमें चंदन का तेल अगर नहीं है तो चंदन के तेल को ही उसको व्यापार नेचुरल इत्र, आपने नई चीज मुझे बता दी। हाँ, नेचुरल इत्र वही है जो चंदन के तेल से बनता है। और चंदन के तेल की खुद की कीमत आज की डेट में 1 लाख रुपए केजी है। तो स्वाभाविक है कि चंदन के तेल के ऊपर का इत्र बनेगा तो उसकी मिनिमम उसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए ठीक है। ये बताइए, इतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, हैंडसम आदमी है, गर्लफ्रेंड थी कोई? नहीं, वो हम लोग देखो, हमने कहा ना, ज्वाइंट परिवार से, छोटे अपने क्या नाम शहर से, तो और फिर घर में उन्हें पिता, आज जैसा युग थोड़े ना है, मैंने हम लोगों के समय तो, लेकिन हाँ, पसंद तो कोई आई होगी जरूर। पापा घर आए होंगे तो हम लोग घर के बाहर चले गए होंगे। ठीक है। और उसके बाद में आज हम लोगों बच्चे हम लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे मैंने हम लोग यार मित्रों आपस में। तो एक समय बदलता है, समय नहीं, लेकिन पसंद तो आई होगी आपको कि आप राजनीति में, भाई आप इतना खूबसूरत चेहरा 2006 में मतलब 26 साल का जवान जिला अध्यक्ष हटाइए, उसके पीछे कौन युवती नहीं पागल होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, कौन पागल होगी, ये सब कोई विषय नहीं है। अब पसंद देखो, सबका अपना अपना समय होता है। आपको कोई पसंद नहीं है? देखो, आप भी कॉलेज में पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा कोई अगर ये कह दे कि नहीं पसंद आई तो फिर बेवकूफी वाली है। ठीक है, पसंद थी कोई, अच्छा, या नहीं थी तो समय गया, समय के साथ चीजें चली गई। अब याद नहीं। अब कहा ना कि जब समय के साथ आपके पास कहा जाता है कि इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि जो मर्द होता है वो अपने पहले प्यार को नहीं बोलता। नहीं, देखो, प्यार अलग सब्जेक्ट होता है, पसंद अलग सब्जेक्ट होती है। ठीक है, सब पसंद और प्यार दोनों एक चीज नहीं होती हैं। ठीक है। और अमूमन एक अपने हमारी संस्कृति का एक अमूमन व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे फिर उसकी जो शादी हो जाती है, तो शादी के बाद फिर उसका परिवार हो जाता है, और स्वाभाविक है अपने परिवार से हर व्यक्ति को प्यार हो जाता है। ये बताइए, यूपी में और पूरा भारत एक चीज से बहुत प्यार करता है, शराब से। शराब पीते हैं? नहीं, देखो, अब क्या है कि इसमें हम आपसे एक बात बोलेंगे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमें एक बात बहुत अच्छी लगती थी। क्या? तो वो हमेशा एक बात बोल देते थे, उन्हें क्या नाम, हम कुंवारा हूँ पर ब्रह्मचारी नहीं। ठीक है। बाला साहब ठाकरे भी कहते थे, जो बियर नहीं पीता मैं, या कुछ नशा नहीं करता मैं, उसको इंसान नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कुल मिलाकर हम क्या है कि राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होता है, ये उसका जीवन उसका नहीं होता है, उसका जीवन सार्वजनिक होता है। और अब व्यक्ति का एक अपना जीवन भी होता है, निजी जीवन। तो हर व्यक्ति का निजी जीवन अलग होता है और सार्वजनिक जीवन अलग होता है। तो व्यक्ति को दोनों ही जीवन की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मेरा इतना मानना है। और जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता है, निश्चित रूप से उसको समाज में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते। गाड़ियों का शौक है आपको? हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। आज से नहीं है तो बचपन से है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास?
नहीं, हमने कहा ना मेरी जॉइंट फैमिली अगर उस हिसाब से देखो तो बहुत सी गाड़ियां हैं। हाँ। व्यक्तिगत मेरे नाम पर सबसे तो एक ही गाड़ी बड़ी है। गाड़ी कौन है, महंगी गाड़ी कौन है आपके पास? नहीं, मेरे पास मेरे नाम पर सिर्फ एक ही गाड़ी है, कौन सी? वो मर्सिडीज है मेरे पास। अच्छा, तो उसी से चलते हैं। नहीं, उससे भी चलते हैं, बाकी उससे भी तो चलते हैं। अ, अच्छा, ये बताइए, एक हाँ। यूपी की राजनीति में एक बड़ा होता है कि भाई भौकाल, और गाड़ी का एकदम काफिला चल रहा है, एक ही नंबर, जैसे बाहुबली निकलते हैं। आप भी ऐसे करते हैं क्या कि नहीं, हम भी अपना रूप दिखाएंगे, भौकाल क्या है? नहीं, नहीं, हमें हमें दिखावा पसंद नहीं है और हाँ। हम दिखावे में जाना भी नहीं चाहते। बहुत साधारण आदमी, हमने क्या कहा, बहुत साधारण आदमी साधारण लोगों के माध्यम से यहाँ तक आए। साधारण लोगों के बीच में, हाँ, अब ये है कि स्वाभाविक है, अब जैसे माने सुरक्षा साथ में होती है तो एक गाड़ी सुरक्षा वाली रहती है, तो दो बाकी हम गाड़ी। अपने एक ही गाड़ी से चलना पसंद करते हैं, एक गाड़ी सुरक्षा वाली। अब वो बात दीगर है कि जब हम लोग कहीं अगर जाते हैं तो कुछ लोग फिर अपने साथ जो में साथ के वो कार्यकर्ता भी होते करते हैं हैं, वो भी अपने साथ में, लेकिन हम ये नहीं कि हम 5 गाड़ी लेकर चलें, घर से 10 गाड़ी लेकर निकलें, ये अपनी शौक नहीं। महाकुंभ गए थे, हाँ, बिल्कुल गए थे, क्यों नहीं जाएंगे। कैसा लगा? बहुत भव्य, बहुत दिव्य, मैंने कहते ना कि अविस्मरणीय, अकल्पनीय, मतलब शब्द ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बात को अभी एक मीडिया में एक दिन हम अपने मालूम बयान होगा। में भी हमने इसमें बोला था, हम्म। और हमने उसमें ये कहा था कि हम लोग अपनी 45 वर्ष की उम्र में हम पहली बार कुंभ में गए। हम्म। तो पहली बार कुंभ कुंभ ऐसा नहीं है, कुंभ अगर हमारे समय पर देखो तो 2001 में हुआ, उसके बाद में फिर 13 में हुआ, और 13 के बाद में, और फिर अब जाकर ये 25 में हुआ। तो तीसरा कुंभ तो मान ही सकते हैं। 2001 से पहले माने हम कितने रहे, 10-12 साल के रहे होंगे। हाँ, भारतीय 36 बच्चों, हाँ, 48 48 साल तो आप है ही नहीं, 45 साल तो तीसरा हाँ। कुंभ है आपका। तो तीसरा मान सकते हैं कि हम्म। जहाँ जिसकी तीनों को हमने सही से समझा देखा। तो पहले क्या था, कुंभ को लेकर तमाम सारी भ्रांतियां होती थी। हमारे सिनेमा में भी कुंभ को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती थी, और फिर उसके बाद तमाम सी जो लोग जाते थे तो उनके अनुभव बहुत अच्छे शेयर नहीं होते थे आपस में। अरे यार, बड़ी गंदगी थी, यार पानी में बड़ा गंदगी थी, ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, ये वो मार दुनिया भर की बातें। तो उस कारण नहीं, मतलब किसी व्यक्ति, हम कहीं पर जब तभी मेरा मन होगा जब उसके बारे में हम कुछ अच्छा सुनेंगे, और किसी के बारे में हम कुछ गलत सुन लेंगे तो वहां मन ही नहीं हमारा होगा कि हम वहां जाएं। तो ये स्वाभाविक है। तो बहुत मन नहीं हुआ कि 2013 में हम लोग वहां के ऊपर जाएं, जैसा लोगों के बारे में सुना। और फिर 2017 में योगी जी की सरकार बनी, 19 में योगी जी, बहुत सारी, जब योगी जी के समय अर्धकुंभ हुआ, तो अर्धकुंभ में जो लोग गए, उन्होंने जिस प्रकार से, कि योगी जी ने जिस मेहनत के साथ में अर्धकुंभ की जो व्यवस्था की है, साफ सफाई, पानी शुद्ध, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, एकदम वहां पे प्रशासन का व्यवहार, तो सारा विषय जब आया तो मैंने उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे, तो यार नहीं यार हम भी जाएंगे। तो उस समय भी मन में आया, लेकिन उस समय परिवार में एक दुर्घटना हो गई, तो मेरे पिताजी और भी मेरे फूफा जी, बुआ जी, उनका देहांत हो गया। तो उस कारण से फिर कुंभ में हम लोग नहीं उस साल जा पाए। इस बार तो तय था बिल्कुल जाएंगे, और कुंभ में गए, और जैसा कुंभ के बारे में सुना है, योगी जी के बारे में, वो जाकर अपनी जब आंखों से देखा तो सच में मन को बड़ी ही सुंदर अनुभूति हुई। हम ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, हम लोग साथ में गए थे, मेरे और भी भाई लोग थे साथ में, उनके परिवार थे, तो सब लोग बड़े, मतलब भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रेरणा से योगी जी ने इतना भव्य कार्यक्रम कराया। तो सच में ये इसलिए नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारण से हम कह रहे हैं, कि सच में ये दिल की बात है। और जो एक सनातनी होने के कारण से जो एक अपेक्षा थी कि हमारे तीज त्योहारों पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो जब अपने आंखों से होते हुए देखते हैं तो बड़ा सुकून होता है। आप कुंभ कैसे पहुंचे थे, गाड़ी से या पैदल? नहीं, हम लोग तो गाड़ी से पहुंचे थे, लेकिन हमारे जहाँ पर हम लोग गए थे वहां से फिर हम लोग पैदल गए। लोग कह रहे थे कि भैया हम लोग तो पैदल जा रहे हैं, वीआईपी वाले सीधे घुस जा रहे हैं अंदर और सीधे संगम पहुंच रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहीं से नहा करके निकल जा रहे हैं। नहीं, देखो, अब उसमें जो है कि जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम लोग रात में गए। तो ये था कि जो इस प्रकार के लोग आम हैं तो रात में आए, तो रात में गए, जिससे बहुत ट्रैफिक की ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और फिर जहाँ तक स्टे था वहाँ तक पहुँच गए, गाड़ी वहाँ छोड़ दी, फिर वहाँ से
ठीक है, तो मतलब वीआईपी वर्सेस सामान्य नागरिक वाला मुद्दा था कुंभ में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत वीआईपी का कहोगे तो फिर थोड़ा बहुत तो फिर जिसके साथ में मान लो कहीं सुरक्षा है, कहीं कुछ है, थोड़ा वो तो होता है सबके साथ में। फिर अब मान लो अखिलेश गए तो अखिलेश क्या वीआईपी व्यवस्था से नहीं गए, या अन्य जो भी विपक्ष के लोग भी गए, क्या तमाम मुख्यमंत्री विपक्ष के भी आए। तो एक होता है कोई मुख्यमंत्री आएगा तो स्वाभाविक है, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो ये तो स्वाभाविक ही है ना। तो ऐसा भी नहीं कि वहां हम लोगों ने कॉपरेट भी किया, जनता ने कॉपरेट किया। भगदड़ भी मची वहां पे। अब देखो विपक्ष ने कहा सही से व्यवस्था नहीं की गई थी। अब ये तो आप मान के चलो कि जिस प्रकार की चीजें फिर निकल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गया। जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये उन पे जांच चल रही है, तो अभी उसके बारे में कुछ कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जो हुआ वो दुखद तो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं कलंक तो लगा। अच्छी बताइए, आरएसएस बीजेपी का क्या रिश्ता है? जो एक कहना चाहिए कि परिवार का एक जो रिश्ता बड़े छोटे का होता है, कहीं ऐसा ना बाप बेटे का रिश्ता है? या संस्थापक को हाँ बाप बेटे का रिश्ता भी मान तो सकते बाप हैं। कौन है? कौन? बाप नहीं बोलते हम लोग, हमारे लोगों की भाषा में माँ बोला जाता है। तो स्वाभाविक है, माँ कौन है? माँ तो विचार ही होता है, तो विचार तो संघ ही है। विचार संघ है, और संघ ने 2024 में अपना हाथ फेर लिया था, माँ की भूमिका नहीं नहीं, निभाई। अगर संघ ने अगर अपना हाथ फेर लेते तो सीटें कम हो गई। 240 सीटें कहाँ से आ जाती भारतीय जनता पार्टी की? मतलब आप कह रहे हैं कि संघ थोड़ा बहुत हाथ लगा रहा था। देखो ऐसा नहीं, देखो कुछ चीजें हमने क्या कहा ना, मेरे मन में क्या है आपको कैसे मालूम? किसी ने आपको ये बताया? भाजपा का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोले कि संघ ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, संघ का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोले कि हमने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, तब तो आप बात है, नहीं इसके बाद तो कहानी है। जिसकी जो मर्जी आए बोल सकता है यार, किसी के लिए कुछ भी बोल दे। मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें आ रही थी कि जेपी नड्डा कहते हैं कि भाई हमें संघ की जरूरत नहीं है, संघ अलग है, बीजेपी अलग है, इसलिए संघ नाराज था। अब यार तो उनका संघ ने कहा कि ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखो उनका कहने का आशय अलग है, हैसियत क्या थी? उनका कहने का अलग आशय है, और इनका उन लोगों का समझने का अलग आशय है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, जो भी आधार था वो संघ का ही था। संघ के प्रचारक थे, संघ के नीचे तक संघ समितियां गठित होती थीं, और संघ की शाखाएं लगती थीं, शाखा के कोई मुख्य इंचार्ज होते थे, और यही लोग जब चुनाव आता था तो भारतीय जनता पार्टी का सारा काम करते थे, माने बूथ पे बस्ता लगाना, ये करना वो करना, तो ये सब होता था। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती चली गई, संघ के कारण से ताकत बढ़ी। और फिर आपने कहा ना कुछ बाहर से लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए, माने जो पहले समाजवादी पार्टी में थे भाजपा में आ गए, बहुजन समाजवादी पार्टी में, कुछ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो इसे तमाम सारे लोग जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आए, तो पार्टी का आधार स्वाभाविक के नीचे तक बढ़ा। तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जब एक समय था कि अगर संघ ना चाहे कि हमारा बस्ता न लगे, क्योंकि मेरा आधार ही नहीं होता था, लेकिन आज हम लोगों का आधार, संघ की कृपा से हम लोगों का आधार नीचे तक पहुंचा है। शायद उनका आशय ये रहा होगा, लेकिन वही बात, यहाँ तो नई नई कहानियां गढ़ दी जाती है, आदमी क्या बोल जाए, क्या कह जाए, क्या कर जाए। और फिर एक बात, नड्डा जी का कौन है? नड्डा जी का अस्तित्व किसके कारण से है? संघ के कारण से है। तभी संघ ने बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी का अस्तित्व किसके कारण से है? तो बीजेपी वाले भूल गए थे, संघ के कारण। संघ ने बता दिया। कोई नहीं भूल सकता। अरे फिर वही बात, कोई अपनी माँ को भूल सकता है क्या? आपका बाप बदल जाएगा क्या? लेकिन नड्डा जी तो यही कह रहे थे। अरे कहाँ कह रहे थे? अलग अलग है। उन्होंने गलत बात। फिर भाई आप पहले नड्डा जी को सुनो ना पूरा। नड्डा जी ने क्या कहा उस बात को पूरा सुनो, उस बात को समझो, तब समझ में आएगा। कैसे कोई बेटा, कोई कुपूत भी अपनी माँ का विरोध कर सकता है, वो सपूत कर सकता है क्या? तो काहे संघ ने सपोर्ट नहीं किया? फिर वही बात, संघ काहे 240 सीट आई? संघ सपोर्ट ना करता। इस बार तो 400 पार हो रहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 300 पार नहीं कर पाए, 250 पार नहीं कर पाए। अरे भैया देखो, अखिलेश ने यहाँ पे हिला दिया। आप ये बात तो देखो, इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उस समय फिर बात तो ये आती है कि पूरा संगठन एक न एक तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुस्त था। उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर यहाँ के ऊपर, तो अगर आप रिपोर्ट देखो तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो हार के कारणों की,
तो केवल एक चीज के ऊपर धुन बनाने के संघ के कारण से ठीक है, तो ये फिर ठीक नहीं है। ठीक है। और ये हमने कहा ना आते कि हैं। एक माता और उसके पुत्र के रिश्ते पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ठीक है, 2 जून 2023 हम्म। आपका एक ऑडियो वायरल होता है एक पुलिस वाले के साथ। आप कहते हैं जूता से मारेंगे। काहे मारेंगे भाई जूता से किसी को? क्यों मारेंगे जूता से आप? नहीं, काहे का ऑडियो वायरल होता है? आप एक पुलिस वाले के साथ थे, आपने बहस हुई, उसका विवाद हुआ, उसका ऑडियो वायरल अगर हुआ। कोई ऑडियो जो चल रहा है हाँ। वो किससे हम कह रहे हैं, वो कौन है, उससे एक बार बात करना चाहिए। अब कहाँ ऑडियो, आजकल तो एआई का युग है, आप तो जानते ही हो। 2023 में कहाँ उतना एआई था, अभी भरमरा के निकल रहा है अब एआई। पता है आज के तो जोड़ देते हैं ना। आपने देखो अमित शाह जी ने कहा कुछ, लेकिन उन्होंने खबरों तो जोड़ा कुछ। खबर तो 2 जून 2023 की है ना, उस वक्त कहाँ था एआई उतना? नहीं, वो देखो एक विषय एक ये था कि एक हमारा कार्यकर्ता था पार्टी का, पदाधिकारी भी था युवा मोर्चा का। उसको एक बाहर जिले की पुलिस एक झूठे मुकदमे में उठा के ले जा रही थी। उसको ले जा रही थी इसलिए कि वो उसको नहीं, उससे मतलब नहीं था। तो उसके कुछ साथी लोग थे, तो उनके साथ बैठे थे। तो उसने भाई उनने क्या बात है पूछी। एक स्वाभाविक होता है पॉलिटिकल लोग। तो वो पूरा एक मामला ही पूरा झूठा था, वो सबको जानकारी में है। तो कुल मिलाकर उसको ले जा रहे थे, तो वो चौकी पर उसको ले गए। तो किसी तरीके से फोन आया मेरे पास में। तो हमने चौकी वाले से कहा, हमने इसको जरा रोक लो, अभी इसको जाने मत देना, और हम अभी कप्तान साहब से बात कर रहे हैं। तो जब हमारा ये फोन करने के बाद में फिर उसने उसकी बदतमीजी रही थोड़ा कि उसने तुरंत ले जाओ इसको, भाजपा के गुंडे हैं, ये है वो है। तो मतलब भाजपा के लिए गंदी संदी बात बोलना, हम लोगों के लिए भी, उस कार्यकर्ता के लिए भी। अच्छा, वो बड़ा सभ्य कार्यकर्ता है। उसके पिताजी भी पूरा संघ के समय से जुड़े रहे, संघ के कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, स्वयंसेवक रहे। तो उनको उनकी मृत्यु हो गई थी, तो परिवार में अकेला था, माँ विडो थी। तो आप समझ सकते हो कि जैसे पुलिस झूठे मुकदमे में ले जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए। तुमने कहा भाई ऐसे बगैर किसी उसको ले जाना उचित नहीं है। तो उसने नहीं माना और ये सब कहा। तो फिर थोड़ा सा हमको गुस्सा आई थी, तो उसको लेकर हम मौके पर पहुंचे थे। और लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आपने था। कहा जूता से मार देंगे। नहीं, ये तो सब आप जानते हो, फिर बात उड़ा दी जाती है। तो आप कुछ कहते हैं, कुछ वही हम कहे सांसद अब जी फिर जूता से थोड़ा काहे बहुत मार रहे हैं भाई? अब थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्से में मान लो कुछ निकल भी जाता है, लेकिन अरे कोई गुस्से में जूता से मारेंगे? ये भाव नहीं होता है। अब नहीं, किसी को जूता उता से मारने की बात रह गई तो सब जोड़ देते हैं लोग। कभी कोई कुछ, हमने कहीं कुछ कहा होगा। लोग कहे कि सांसद जी अपना भौकाल दिखा रहे हैं, जूता से मार देंगे, बताइए। नहीं, काहे का भोकाल दिखा रहे? भोकाल वोकाल कुछ देखो देश में क्या है, देश में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। कोई अधिकारी है तो क्या कोई गलत काम करेगा क्या? आपको अगर ताकत दिया है तो आप गलत काम तो करोगे आप जूता क्या? से मारेंगे? आप अन्याय करोगे किसी तो के आप जूता से साथ? मार नहीं, देंगे? काहे मारेंगे किसी को? सवाल ही नहीं। मारेंगे तो झेलेंगे। काहे मारेंगे? क्यों मारेंगे भाई? उसके लिए कानून बना हुआ है। तो लेकिन तुम भी गलत थोड़े ना करने देंगे किसी को, किसी के साथ। और फिर जब हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई जनता के साथ में अगर गलत करे, हम आंखें बंद कर लें तो नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, सुब्रत पाठक के आदर्श कौन है? नहीं, आदर्श तो हमारे महापुरुष हैं। नहीं, एक आदर्श जिसको आप देखते हैं, प्रेरणा देते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, कि मैं ये मेरे आइडल हैं, इनके से। भगवान हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अभिनेता तो आपके हैं ही नहीं, जैसा कि आपने कहा। कोई ऑथर हो सकता है। नहीं, मान लो यार, अब बोल देंगे, तमाम चीजें होती हैं कि फिर राजनीति में अच्छा नहीं है। लेकिन सही मायने में हमने कहा ना, जो आज राजनीति में जो व्यक्तित्व है, समझ गया। वो मोदी जी जैसा किसी का हो ही नहीं सकता। समझ गया। तो और मोदी जी हम लोग बन भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक आदर्श ही है। ये बताइए, ऐसी क्या चीज अटल जी में है वो मोदी जी में नहीं, और ऐसी क्या चीज मोदी जी में है वो अटल जी में नहीं थी? देखो अटल जी आप थे, दोनों के समय के रहे हैं। देखो क्या है कि राजनीति में जो हम लोगों के, अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो कभी इसमें कहा गया है कि जैसे चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य चाहते तो स्वयं शासक बन जाते, लेकिन चाणक्य स्वयं शासक नहीं बने। और उन्होंने शासक किसको बनाया? एक चरवाहे के बेटे को उन्होंने देश का सम्राट बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कारण क्या था? तो क्या एक व्यक्ति जो शासक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और शासक को मतलब ये देखो, हम झेला है, देश झेला है।
पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार छोड़ा मोहम्मद गौरी को, हाँ, और उसको एक बार मौका मिला तो पूरा देश झेला कि नहीं झेला। हाँ, अगर मान लो पृथ्वीराज ने पहली बार में उसको कुचल दिया होता तो हाँ। देश नहीं झेला होता। तो शासक को कठोर होना चाहिए। अटल जी अगर हमारे नरम ना होते तो क्या एक सीट से रह जाते। तो देखो, जो अगर शासक के रूप में देखेंगे हाँ, तो मोदी जी का जवाब नहीं, हाँ, और हाँ। अब बाकी व्यक्तित्व के रूप में अटल जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। शानदार नेता लगते थे आपको। ये युग पुरुष हैं जो शायद युगों में एक बार पैदा होते हैं, अटल वाह। जी, मोदी जी। अच्छा, राजनाथ जी के लिए कहा जाता है कि वो सबसे बना के रखते हैं, वो किसी से अपना नफरत नहीं रखते हैं। और लेकिन मोदी जी और योगी जी और शाह जी ये एकदम कट्टर हैं। ये कहते हैं भैया हमारी विचारधारा है, हम नहीं एकदम तो ऐसे ही हैं। सबका अपना अलग अलग होता है, हाँ। सबका एक अलग अलग नेचर होता है। लेकिन हम्म, राजनाथ सिंह जी भी एक बहुत एक साधारण परिवार से, मैंने एक बहुत किसान परिवार से, एक क्वींस कॉलेज शिक्षक बनारस से पढ़ाई किए हैं। और निकल कर आए हाँ। और यहाँ तक पहुंचे। तो बगैर क्वालिटी के कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंचता। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? बात हो तो चुकी है, राहुल गांधी नेता ही नहीं मानते ही नहीं हम। राहुल अखिलेश इनको नेता नहीं मानते। तो जो कुछ भी है अपने परिवारों के कारण से। अगर राहुल गांधी को हम नेता तब मानते कि जब राहुल गांधी को जो विरासत में कांग्रेस मिली होती, उस कांग्रेस को बढ़ा के चले जाते। हम अखिलेश यादव को नेता तब मानते जब विरासत में मिली हुई समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर अखिलेश जी ले गए होते। ये बताइए कि 26 तारीख को वीर सावरकर जी का पुण्यतिथि था, कैसे बड़े नेता लगते हैं वीर सावरकर जी? नहीं, फिर वही बात, सावरकर जी नेता है ही नहीं। सावरकर जी तो महापुरुष हैं जिन्होंने बीजेपी वाले कहते हैं हमारे आदर्श हैं। नहीं, जो महापुरुष तो आदर्श होता है ना। और कांग्रेस कहते हैं कि माफी वीर थे। कांग्रेस के लिए क्या ही कहा जाए। कांग्रेस को एंडरसन पसंद है, कांग्रेस को ओसामा जी बोलती है। कांग्रेस के पसंदीदा लोग ये सब हैं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए क्या ही कहा जाए। तो ये बताइए 27 में हम आपको देखेंगे लड़ते हुए चुनाव या फिर देखो, 29 हम में? लोग लड़ते नहीं, हम लोग तो लड़ाते हैं। आप हमें जब भी देखोगे तो लड़ाते हैं मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी को लड़ाते हुए ही तो ये देखोगे। बताइए फिर हाँ। अभी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, काहे का? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। नहीं, चुनाव नहीं होता है, चयन होता चयन है। वही। और नेतृत्व तय करता है। कहीं ऐसा तो हम लोग आपको देखें अगले प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, हम लोग हमने कहा ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हाँ, हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है पार्टी का, हाँ। और उस कार्यकर्ता के नाते पार्टी उसको क्या जिम्मेदारी दी, ये पार्टी तय करती है। बीजेपी तो किसके क्या भाग्य में है, समय तय करता है। बीजेपी ऐसे लोगों को चुन लाती है, हो सकता है आप ही चुन ले जाए। हमने कहा ना, ये सपना आपका भी बड़ा ये अच्छा योगदान है, इतने भाई समय से देखो, आप बताइए राजनीति में। हमने क्या कहा, सपना हम प्रधानमंत्री बनने का भी देख सकते हैं, उस पर तो प्रतिबंध नहीं है ना। हाँ, हम काम कर रहे हैं, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति आज बूथ के ऊपर काम कर रहा होगा, कल इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कम से कम ये रास्ता तो खुला हुआ है। तो रास्ते पे ब्रेक 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 ब्रेक, परिवार के अलावा कोई नहीं। सुब्रत पाठक का सबसे बड़ा राजनीति में शत्रु कौन है, जिसको आप हराना चाहते हैं? आपके लिए वो है कि भारत विरोधी विचार। देखो, विचार की लड़ाई है और दो ही विचार हैं, राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी। मैं तो बस इतना ही मानता हूँ। तो कुल मिलाकर जो भारत विरोधी, सनातनी विरोधी है, वही मेरा विरोधी है। आप विरोधी तो अखिलेश जी के हैं। वो हमको मानते होंगे, मैं उनको नहीं मानता। मैं तो अगर वो धर्म के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे तो मैं अखिलेश के साथ खड़ा दिखाई महाकुंभ गए पड़ूंगा। भैया नहाने, हरिद्वार गए, टकला होके आए, मुलायम सिंह नहीं, यादव जी का जब निधन हुआ। वो तो जाना ही वो तो पड़ेगा। कह रहे हैं कि भाई हम तो मानते हैं। वो तो एक तरफ ब्राह्मणों को गाली देते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को बुला के अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कराते हैं। हाँ, वो एक तरफ सवर्णों को बोलते हैं कि सवर्णों ने इस देश के संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, और दूसरी ओर वो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, वो नेता विपक्ष बन जाते हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि माता प्रसाद पांडे ने सवर्ण होते के नाते कब्जा कर लिया या अखिलेश यादव ने किसी दलित पिछड़े का अधिकार मार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने जबरदस्त मुद्दे से और तरीके से अपनी बातों को रखा, और कह सकते हैं कि सादगी के मिसाल हैं, और यहाँ पर इनकी जो पर्सनालिटी है वो इनकी आवाज में भी झलकती है। और आशा करते हैं कि सर के साथ एक बार फिर से हमें मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का, जब ये सांसद बनते हैं। क्यों सर? यही शुभकामनाओं के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, तहे दिल से, और जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, देखना ना भूलें, अगले हफ्ते कोई खास गेस्ट है। धन्यवाद।